नॉलेज रखता है और जिसके पास अच्छी स्किल्स है उस पर्टिकुलर टॉप फील्ड में या टॉपिक पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपर्ट। तो किसी भी एक्सपर्ट की अगर ओपिनियन हम लोग ले रहे हैं तो वो आएगा हमारे पास सेक्शन 45 में। तो इस तरीके से हम लोगों ने याद कर लिया। तो सेक्शन 45 ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, 45 ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। उसके बाद हम लोगों ने किया था सेक्शन 45A। 45A अमेंडमेंट के बाद आया है जब 2002 का जो एक्ट आया था, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट, उसके बाद ही अमेंडमेंट में आया है सेक्शन 45A, ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का एक्सपर्ट होता है उसकी ओपिनियन हमारी आएगी 45A में कि वेदर दिस वीडियो इज जेन्युइन और नॉट। क्या ये जो वीडियो है कहीं एडिटेड तो नहीं है, कहीं ये मतलब जो साउंड है वो एडिटेड तो नहीं है। तो जब कोर्ट को अगर इस चीज़ पर डाउट होगा तो वो किसी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का एग्जामिन करा सकती है किसी एक्सपर्ट से, और एग्जामिन करके वो अपनी ओपिनियन देगा उसमें। तो इसमें एक और क्वेश्चन था हमारा, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है सेक्शन 79 ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2002। ठीक है, तो जो भी अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अगर कोई एक्सपर्ट एग्जामिन करके अपनी ओपिनियन देगा तो उसका जो फैक्ट्स होंगे, जो ओपिनियन होगी वो रिलेवेंट होगी किसी फैक्ट को प्रूव करने के लिए या डिसप्रूव करने के लिए। तो वो आएगा हमारे पास 45A में। तो एक बताइए जरा, माइक खोलिए अपना। हाँ यस हो गया सर बेटा। टाटू सर से बोला है सर, टाटू सर से बोला है, जो आदेश कुमार जी हैं उनसे बोला। आदेश कुमार जी सर ये बताइए, हमने एक जगह पढ़ा था कहीं मे प्रूफ, शेल प्रूफ, कंक्लूसिव प्रूफ, वो कहाँ था? सेक्शन 4 में प्रूफ, हाँ जी, शेल वो प्रूफ, सेक्शन, हाँ। और हम एक जगह पढ़ा था हमने कल हैंड राइटिंग एक्सपर्ट वाला, वो कहाँ पे था? सर हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, सर ये कल हमने 45 में ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट की बात करते हैं, उसमें सर आर्ट, साइंस और फॉरेन लॉ इन सब की बात करते हैं सर उसमें। नहीं, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के लिए एक अलग से सेक्शन है हमारे पास एविडेंस एक्ट में, इसी के आगे है। वो कौन सा सेक्शन है? फाइव एंड 46 हो गया डॉक्यूमेंट का। 47 देखिए जरा। सर 47 हैंड राइटिंग कहाँ सर? हाँ जी, है ना। तो अगर ओपिनियन की बात हो रही है कि अगर एक्सपर्ट की ओपिनियन किस सेक्शन के तहत रिलीवेंट है तो वो आएगा 45 में। और अगर हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की ओपिनियन किस सेक्शन के तहत है तो वो आएगा हमारे पास 47 में। ठीक है ना, ऐसे इन दोनों को याद कर लीजिए। और उसके बाद में हमने सपोर्ट में याद करे थे 45A और 75A, सॉरी 45A और 47A इलेक्ट्रॉनिक वाले सर। हाँ, उन्हीं के अमेंडमेंट के बाद में वो जोड़े हैं। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट आया था 2000 में, उसके बाद ही इनमें अमेंडमेंट हुआ है, तो ये दोनों सेक्शन भी इसमें लाए हैं, ऐड हो गए। हाँ जी। ठीक है ना, ये 45 सेक्शन के ऊपर और 47 के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए आप इन सेक्शंस को तो भूलिए मत, इतने अच्छे तरीके से कर लीजिए इसको कि अगर सोते में भी कोई पूछ ले तो आप बता दो, और सुबह तक भूल जाओ कि रात में किसी ने पूछा भी था और हमने बता भी दिया था, है ना। चलिए आगे देखते हैं इसको। ओपिनियन एज टू हैंडराइटिंग व्हेन रिलीवेंट। एक कौन सर 45 और 46 में कुछ डिफरेंस कैसे करेंगे सर ये? लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं था इतना, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। चलिए बताता हूँ अभी। फैक्ट्स बियरिंग अपॉन ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट्स। देखिए इसमें मैंने आपको बताया था, यही बात मैं अभी बोलने भी वाला था। 45 में मैंने बोला था कि जिन फैक्ट्स के बेसिस पर
कोई एक्सपर्ट अपनी ओपिनियन दे रहा है तो वो फैक्ट्स भी रिलेवेंट होंगे। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, इसी का जो इलस्ट्रेशन है कि मान लीजिए कोई इंसान किसी पॉइजन से मरा है, तो प्रूफ हो चुका, कोर्ट हुई है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है, फैक्ट इन इशू ये है कोर्ट के अंदर कि वो फैक्ट, वो जो पॉइजन था क्या वही पर्टिकुलर वाला पॉइजन था? अगर सपोज साइनाइड से किसी की डेथ हुई है, तो क्या ये साइनाइड से डेथ ही है या किसी और पॉइजन से डेथ है, ये क्वेश्चन में है। इस बात पे बहस चल रही है कोर्ट के अंदर, है ना। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ऐसे केसेस में जो ओपिनियन आएगा, जो एक्सपर्ट आएगा, वो अपनी ओपिनियन तो देगा 45 में, लेकिन वो किस बेसिस पे अपनी ओपिनियन दे रहा है, तो वो आ रहा है 46 में। कैसे? तो उसने बताया कि भैया मैंने इससे पहले भी एक डेड को एग्जामिन किया था, उसकी भी साइनाइड से ही डेथ हुई थी, और आफ्टर इफेक्ट्स थे, मतलब मरने के बाद बॉडी का कलर चेंज होना, या मुंह से झाग आना, या फिर कुछ भी होना, ऐसा चेहरा काला पड़ जाना, नीला पड़ जाना। तो जो भी ऐसे फैक्ट होंगे, मैंने सर वो पिछली बॉडी में भी सेम सिम्टम देखे थे जो इस बार की इस बॉडी में सिम्टम देख रहा हूँ। तो ये उसके जो उसने फैक्ट दिया है कि हाँ भाई इसी पॉइजन से डेथ हुई है, जो ओपिनियन दी है उसने, वो किसके बेसिस पर है? वो इन्हीं फैक्ट्स के बेसिस पर है कि पहले जो मैंने केस हैंडल किया था उसमें भी यही सिम्टम्स थे उसकी डेड बॉडी के। तो यही बात 46 बता रहा है कि फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलीवेंट आर रिलीवेंट if they support or are inconsistent with the opinion of experts when such opinions are relevant। तो वो यही कह रहा है कि अगर जैसे जो एक्सपर्ट ने अपनी ओपिनियन दी, तो वो पहले किसी केस की दी थी, तो पहले वाला केस तो इस वाले केस में इररिलेवेंट था, उसका कोई रिलेशन था ही नहीं। लेकिन जब वो अपनी फैक्ट्स, जब ओपिनियन दे रहा है अपना एक्सपर्ट, तो उसने जो इररिलेवेंट फैक्ट था, मतलब पुराने वाले केस की जो डेड बॉडी के सिम्टम थे, वो इररिलेवेंट फैक्ट था इस वाले केस में। लेकिन उसने जब ओपिनियन दी तो वो जो फैक्ट था वो अब रिलीवेंट बन गया, है ना। तो यही बात वो बोल रहा है 46 में कि फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलीवेंट आर रिलीवेंट इफ दे सपोर्ट और आर इनकंसिस्टेंट विद द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स व्हेन सच ओपिनियंस आर रिलीवेंट। जब उसने ओपिनियन दी, जो उससे पूछा गया केस से रिलेटेड ही ओपिनियन उसने दी, तो भैया उसकी ओपिनियन तो रिलीवेंट हो गई, लेकिन उसके ओपिनियन किस फैक्ट्स पे बेस्ड थे? तो वो बेस्ड थे पुराने वाली डेड बॉडी के सिम्टम्स पे, पुराने वाले किसी और केस के। तो वो फैक्ट्स भी रिलीवेंट हो गए आके, ठीक है ना। तो मैं आपको 47 जब बता रहा था, बताते बताते टॉपिक चेंज हो गया था, तो मैंने यही कहा था कि अगर कोई एक्सपर्ट अगर ओपिनियन देता है, तो वो जिस बेसिस पर ओपिनियन देता है, जिस फैक्ट्स के बेसिस पे ओपिनियन देता है, तो क्या वो फैक्ट्स भी रिलीवेंट होंगे कोर्ट में? क्या वो फैक्ट्स भी एडमिसिबल हैं कोर्ट में? तो इसका आंसर हमें मिलता है सेक्शन 46 से। सेक्शन 46 हमको कहता है कि भाई जो एक्सपर्ट अपनी ओपिनियन दे रहा है, तो जिन फैक्ट्स के बेसिस पे दे रहा है, वो फैक्ट्स भी रिलेवेंट हो जाएंगे उस केस में। ठीक है, आप इसका इलस्ट्रेशन पढ़ लीजिए, यही पॉइजन वाला है। एग्जिबिटेड सर्टेन सिम्टम्स। ठीक है सर, क्लियर हो गया ये वाला? हेलो टाटू सर, क्लियर हो गया आपको? यस सर। आप सर बोलेंगे तो नहीं आप कभी? नहीं सर। ज्ञान सर, आपको क्लियर हो गया? हाँ जी मैम, कुछ पूछना है आपको? जी मैम। सर यहाँ पर हम सीरियल मर्डर केस एग्जांपल ले सकते हैं क्या? एक मिनट मैम, रिपीट करेंगी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। सीरियल मर्डर केस के एग्जांपल ले सकते हैं क्या? सीरियल मर्डर केस का मैम, वो तो देखिए आप, वो उसमें तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा ना, सेक्शन 6 को प्रूफ करना पड़ेगा वहाँ पे कि सेम ट्रांजैक्शन है, ये हैबिचुअल है, ये एक मतलब लगातार कंटिन्यू करे जा रहा है। सर मैं ट्रांजैक्शन के बारे में नहीं बोल रही हूँ, आप बोल रहे हैं कि जो मतलब हाँ हाँ आदमी मर हुआ है और एक आदमी मर रहा है, सब्सिक्वेंटली और अगर मर रहा है, तो दोनों में कोई सिमिलरिटी आ जाए तो? जी जी, मैं समझ गया आपकी बात। अगर क्वेश्चन ये उठता है कि भाई जो मर्डर हो रहे हैं लगातार, हर हफ्ते एक मर्डर हो रहा है, और उन सबके मरने का तरीका एक ही है, तो मतलब जो मार रहा है, मारने का तरीका एक ही है, ये बात प्रूफ करने के लिए किसी एक्सपर्ट को बुलाया जाएगा कोर्ट में, है ना। और वो एक्सपर्ट कहता है कि भाई सबको जो है ना एक ही तरीके से गन शॉट लगा है, एक ही एंगल से गन शॉट लगा है,
आपको पता होगा जब फॉरेंसिक लैब में जब डेड बॉडी की जब जांच होती है तो उसमें वो लोग ये तक बता देते हैं कि जो इस पे अगर गन शॉट से मारा है, किसी ने बंदूक चला के गन चला के मारा है, तो वो गन कितनी दूर से चली होगी, और वो ये तक बता देते हैं कि चलाने वाला इंसान की हाइट कितनी होगी, है ना। तो उन सब के पैटर्न्स पे जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट होगा उसकी ओपिनियन देगा, वो कोर्ट में आके कहेगा कि सर हमने अपनी एग्जामिनेशन में ये पाया है कि इन सबको मारने वाला एक ही व्यक्ति है। तो ये तो उसने अपनी ओपिनियन दी। अब वो किस बेसिस पे ये ओपिनियन दे रहा है, तो वो दे रहा है फैक्ट्स के बेसिस पे। और वो फैक्ट क्या है, वो ओपिनियन क्या दे रहा है कि सर हमें ये लगता है कि इन सबको मारने वाला एक ही इंसान है। अब इसके पीछे के फैक्ट क्या है कि इन बेसिस पे वो ये ओपिनियन दे रहा है। तो वो फैक्ट्स ये हैं कि जो गन शॉट चली है वो मतलब एक ही हाइट के इंसान से चली है और एक ही गन से चली है। तो इसका मतलब ये है कि मारने वाले सबको मारने वाला एक ही है। तो इट मीन्स ये एक सीरियल किलिंग का केस है। तो इस तरीके से प्रोसिक्यूशन जो है वो किसी फॉरेंसिक लैब के एक्सपर्ट को बुलाकर अपनी बात को, इस फैक्ट को प्रूव कर सकता है कि ये एक सीरियल किलिंग का केस है। तो आपने बिल्कुल ठीक एग्जांपल लिया, एकदम सही बैठ रहा है इस पे। हेलो जी सर। हाँ सर, इस पे जो आप बोल रहे थे ना, तो उस पर अच्छा था, काफी अच्छा ओपिनियन था आपका। तो इसमें केवल एक ही पॉइंट मेरे ख्याल से इस बात को एलोबरेट करने के लिए बहुत सफिशिएंट है, जो साइंस वर्ड यूज हुआ है अंडर सेक्शन 45 ऑफ एविडेंस एक्ट। हेलो, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। आर्ट्स एंड हाँ, साइंस। तो मेरे ख्याल से हाँ, केवल जो साइंस वर्ड है, जो इन द केस ऑफ सीरियल मर्डर में, वो जो साइंस वाला वर्ड है, मेरे ख्याल से इस वर्ड को एक्सप्लेनेशन करने के लिए एक अच्छा वर्ड है कि वो ओपिनियन ली जा सकती है इन केस ऑफ सीरियल मर्डर। हाँ जी बिल्कुल सर। मैंने जी सर हाँ, तभी तो इसमें सारे मैं जी फॉरेंसिक जी लैब की तभी तो मैं बात कर रहा हूँ। साइंस आ जाती है वहाँ पे हाँ जी जी जी, जी। हर साइंसेस में है, आर्ट, राइटिंग एंड एवरीथिंग। हाँ जी हाँ जी जी, तो अच्छा एक्सप्लेन किया सर। थैंक यू। ओके। चलिए अगले सेक्शन पे चलते हैं। हमने 47 कर लिया था। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, याद करने के लिए क्या करना है हमको, 45 पे याद करना है ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, 47 पे याद करना है ओपिनियंस एज टू द हैंड राइटिंग एक्सपर्ट। ठीक है, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की जब ओपिनियन आएगी, जब कोई हैंड राइटिंग एक्सपर्ट किसी दो हैंड राइटिंग्स को जब एग्जामिन करेगा, उसे मैच करने की कोशिश करेगा, उसके बेसिस पे जो उसका ओपिनियन बनेगा वो रिलीवेंट होगा अंडर सेक्शन 47। उसको आप 45 में नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि 47 के लिए अलग से सेक्शन है। ठीक है सर ना, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के लिए। जी सर यहाँ पर एक्सपर्ट का यार्ड वर्ड ही यूज नहीं हुआ सेक्शन 47 में। यहाँ पर तो लिखा है ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग व्हेन रेलेवेंट। वहाँ पर तो समझ लो कि एक आदमी है, उसका पापा मर गया है और उसकी वसीयत को लेकर कोई फर्जरी करके कोई केस कर रहा है, तो वो उनके बच्चे भी आ जाएंगे वहाँ पर। वो तो एक्सपर्ट नहीं है ना। सर। एक्सपर्ट तो अलग मैं चीज है। मतलब दो डॉक्यूमेंट में क्या फर्क है क्या नहीं है मैं वो। बताता हूँ। अगर हाँ देखिए पहली उसमें बात तो ये क्लियर। है कि अगर वो कुछ विल वगैरह बनाते हैं तो वो तो एफिडेविट वगैरह होंगे, विल वगैरह होंगे, सर्टिफाइड वेरिफिकेशन विटनेसेस सब होंगे वहाँ पे। ठीक है, और बच्चे आके अगर कहते हैं कि हाँ ये हमारे फादर की हैंड राइटिंग है, और उसके बाद भी अगर अपोजिट वकील जो है उस पर डिस्प्यूट खड़ा कर देता है, इशू बनाता है उसको कि नहीं ये राइटिंग नहीं है ठीक, तो कोर्ट क्या करेगी? ऐसे में कोर्ट क्या करेगी अगर किसी और केस में अगर वो ऐसा हैंड बिल राइटिंग का अगर डिस्प्यूट वो हो? बिल जिसने बनाया है उसे बुलाएंगे विटनेस के लिए। मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर विल की बात है, अगर विल सर्टिफाइड है, जेन्युइन है, तो उसके विटनेसेस आ जाएंगे, और वो जो ओथ कमिश्नर होगा जो उसको सर्टिफाई वेरीफाई करेगा वो आ जाएगा, है ना। उस केस में तो सर बहुत सारे लोग हो जाएंगे लीगली। सर मेरा क्वेश्चन वहां पर नहीं है एक्चुअली। ये सेक्शन में कहीं पर भी एक्सपर्ट की वर्ड यूज नहीं हुआ है, तो मैं हैंड आपको राइटिंग एक्सपर्ट भी यहीं पे आ जाएगा या कोई दूसरा सेक्शन भी है इसके लिए? मैम मैं आपको यही बता रहा हूँ। आप अगर ओपिनियन की बात हो रही है, ओपिनियन कौन देगा? एक्सपर्ट ही तो देगा, जिसको नॉलेज होगी, जिसके पास स्किल्स होंगी हैंड राइटिंग को मैच करने की, जो स्पेशलिस्ट होगा इस चीज में।
है ना, तो ये जेन्युइन वाली बात हो रही है इसमें। नहीं किया एक्सपर्ट वर्ड, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मना भी तो नहीं कर रहा। आपको सोचिए कहाँ लेके जाएगा सेक्शन हमको। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए आप। अ पर्सन इज सेड टू बी एन एक्वांटेड विद द, अच्छा ये तो उसका है हैंडराइटिंग का। मतलब एक्वांटेड मतलब कि उसको मैच करने के लिए भी तो उसकी एक रियल हैंडराइटिंग चाहिए होगी जो डिस्प्यूटेड ना हो कि इसी पर्सन की है या नहीं। ये तो एक एक्सप्लेनेशन उसके बारे में था जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में वो यूज करता है। हाँ, अगर देखिए पहले तो उन लोगों को बुलाया जाएगा जो उसकी हैंडराइटिंग पहचान सकते हैं, ठीक है, जो उसकी हैंडराइटिंग से, अच्छा आप ये बहुत बोलना चाह रही हैं, ठीक है, जो उसकी हैंडराइटिंग से भली भांति ज्ञातित है, हिंदी में अगर मैं बोलूँ, जिनको अच्छी तरह पता है कि ये इसकी हैंडराइटिंग कैसी है, जो उसकी हैंडराइटिंग देखते ही पहचान सकते हैं। सबसे पहले तो उन लोगों को बुलाया जाएगा विटनेस के तौर पे एग्जामिन करने के लिए, तो उनकी ओपिनियन ले ली जाएगी, वो भी इसी में आएगा। लेकिन अगर एक एक्सपर्ट को भी बुला लिया जाए तो वो भी इसी में आएगा। आप चाह रही हैं कि अगर हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की बात हुई जो बाहर से आएगा, कोई थर्ड पर्सन होगा, तो उसको 45 में डालना है, क्यों मैम? हाँ सर, वही पूछ रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक्सपर्ट का वर्ड यूज नहीं हुआ ना, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। क्योंकि समझ लो कि मेरे पापा का कुछ हैंडराइटिंग मैं तो पहचान सकूंगी ना, क्योंकि मैं उसके बेटी हूँ, तो मुझे भी तो बुला मैम सकते। ये पर मेरी बात सही है। और ओपिनियन में जहाँ पर डिस्प्यूट आ जाएगा तो वहाँ पर कोई एक्सपर्ट को बुला लेंगे, जो कि बहुत सारे होते हैं ना, 40, बाहर से भी हाँ आते जी, हैं। हाँ जी, समझ। हाँ, हाँ और अगर आपकी बात को भी अगर अपोजिट वकील डिस्प्यूट कर दे तो उसको आप बुलाएंगे फिर 45 हाँ, में। क्योंकि मेरे पापा की सिग्नेचर की दो दो डॉक्यूमेंट, एक मैं फाइल कर रही हूँ और कोई दूसरा आगे फाइल कर रहा है कि नहीं ये उसके पापा नहीं, मेरा मतलब कोई लड़का आता है कि बोलता है कि नहीं ये मेरे पापा है, समझ लो। तो वहां पर हाँ डिस्प्यूट चलिए, आ जाएगा दो डॉक्यूमेंट में, एक ही आदमी का सिग्नेचर का दो डॉक्यूमेंट पे डिस्प्यूट आ जाएगा। ओके, तो चलिए मैं इसको क्रॉस चेक करता हूँ, आपने अच्छा पॉइंट दिया। एक्सपर्ट बुलाया जाता है कि देखो यहाँ पर कौन सा, मैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट फाइलिंग करूंगी उसका, जैसे कि होते हैं ना सर्विस बुक वगैरह वगैरह, सब कुछ फाइलिंग कर दूंगी, उसके पास एक दो होगा, तो वहां से वो क्लियर कर देते हैं कि नहीं ये जेन्युइन है, वो फ्रॉड है, तो ओके, उससे तो एक्सपर्ट कहते हैं उसे। पर मेरे पापा का सिग्नेचर के साथ मैं भी अकाउंटेड हूँ ना, ये तो सेक्शन पूरा 47 मेरे लिए तो परफेक्ट है मेरे पापा के बारे में। पर वो एक्सपर्ट वार्ड आता है यहाँ पर आता है, या कोई दूसरा सेक्शन भी है इसके लिए, वही पूछ रही ओके, हूँ। चलिए चलिए मैम देखते हैं, मैं इसको क्रॉस चेक हाँ कर सर। लूँ। हेलो। हाँ सर। हाँ जी, हेलो हेलो। हाँ हाँ जी सर, सर, बोलिए बोलिए। ये सही बोल रही है वो कि अगर हाँ, जैसे किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन है हैंडराइटिंग से रिलेटेड तो वो 45 में आएगा, और कोई ऐसा पर्सन जो कि उनसे हैबिचुअली एक्वांटेड है जो, मतलब करेक्ट। हाँ, ही इज एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग, जैसे कि उनका उनका सन डॉटर या कोई कोई ऐसा, या फिर वो हर रोज किसी को या किसी ऑफिस में काम कर रहे, हर हर रोज अपने हाथ से कोई रिपोर्ट बना के दे रहे किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को या सुपीरियर ऑफिसर को, जिसको भी, तो वो भी तो ओके रोज ओके, उनकी हैंडराइटिंग देख रहा है। ऐसे लोग जो होंगे वो 47 में आएंगे। और यहाँ पे एक जजमेंट अगर भी है, बारूराम वर्सेस प्रसानी, इसमें लिखा हुआ है कि सेक्शन 45 एंड 47 प्रिस्क्राइब द मेथड बाय व्हिच सिग्नेचर्स कैन बी प्रूव्ड। फिर यहाँ से स्टार्ट होता है, अंडर सेक्शन 45 the opinion of the handwriting expert is relevant, while under section 47 the opinion of any person acquainted with the handwriting of a person who is alleged to have signed the document is admissible. तो सर ओके, बाकी और लोग एक्सपर्ट को छोड़ करके जो उस हैंडराइटिंग को पहचानते हैं वो 47 में, और जो एक्सपर्ट होंगे वो 45 में। मतलब कि इसका कंक्लूजन ये है कि जो भी जब भी एक्सपर्ट की बात होगी तो वो हमेशा 45 में आएगा, है ना। यस और जो उसके क्लोज यस रिलेटेड या बिजनेस ट्रांजैक्शंस के जो उसके रिलेशंस में है, वो उन सबकी अगर ओपिनियन की बात करें हैंडराइटिंग से रिलेटेड, तो वो आ जाएगा हमारे 47 यस में। सपोज यस हाँ किसी जी, राइट। किसी का मैने हाँ है ना, सर। सपोज किसी का मैनेजर है या किसी का असिस्टेंट है, तो अगर उससे पूछा जाए कि भाई अपनी ओपिनियन दीजिए, आप तो जानते होंगे, आप तो डेली देखते होंगे उसकी हैंडराइटिंग, तो वो आ जाएगा हमारा, यस यस। हाँ जी, तो वो आ 47 जाएगा, क्यों? वो आ हाँ जाएगा हमारा 47। ओके हाँ, हाँ पराशर सर। जी,
हाँ तो सर इसमें जो सब बोले हैं तो इसमें ये कंक्लूजन में ये कह सकते हैं 45 46 जो है सेक्शन है वो एक्सपर्ट ओपिनियन है, और जो 47 से लेके 51 तक, सॉरी 50 तक है वो एक सिंपल एविडेंस देने वाले पर्सन होते हैं, वो इसके लिए वैल्यू है। एक्सपर्ट ओपिनियन केवल 45 एंड 46 है, बाकी सब सिंपल है। सिंपल मतलब कोई भी पर्सन दे सकता है। और इसमें जो हैंड राइटिंग का जो ओपिनियन आ रहा है तो उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है 47 में, ओपिनियन एज द पर्सन, ओपिनियन एज द पर्सन। हाँ तो सर ये इसमें यहाँ से ये पॉइंट आउट हो रहा है सर। तो ये सर ये पूरे सेक्शनों को देख के ये कंक्लूजन निकल रहा है। ठीक है। आई तो थिंक सर इसमें हाँ जी कहिए सर, कहिए। मैं फाइन सर, हो गया सर, ठीक। मैं इतना ही बताना चाह रहा था कि मैंने नया पॉइंट ये पाया था कि 45 एंड 46 एक्सपर्ट ओपिनियन है, बाकी सिंपल लोगों के लिए है जो उससे रिलेट करते हैं, कि जो जानते हैं, क्योंकि 47 हैंड राइटिंग है और 48 कस्टम्स है, वो ये क्या रूढ़ियां बोलते हैं इसको ना सर, कस्टम्स है तो सर। और जो 50 होता है वो रिलेशन होता है, तो ये रिलेशन भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, तो इसलिए यहाँ पर्सन की ओपिनियन रिलेवेंट होती है, ना कि एक्सपर्ट की, जो मैंने ये पाया है अपने नॉलेज में सर। सही है सर। इसी में सर जो 47 का एक्सप्लेनेशन है उसमें हम देखेंगे कि एक इसमें वर्ड यूज किया गया है, द ओपिनियन ऑफ एक्वांटिक ओपिनियन। अब ये एक्वांटेड पर्सन कौन से होंगे, तो इसी बात को उन्होंने एक्सप्लेनेशन में बोल दिया है बाद में क्लियर करके कि a person is said to be acquainted with the handwriting of another person when he has seen that person write। उस पर्सन को हम एक्वांटेड मतलब कहते हैं जिसको नॉलेज हो, उसे कहते हैं एक्वांटेड इंग्लिश में, परिचित है ना, जिसको उस चीज की नॉलेज, जो परिचित हो, जिसे जान पहचान हो उस चीज से। इसमें मेरा क्लर्क, जैसे मेरे घर में हैंड राइटिंग को जानने वाले या मेरे दोस्त हो गए या क्लर्क हो गया या जहाँ मैं काम करता हूँ, जो 24/7 देखा करते हैं मुझे। या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसने कभी आपसे कोई डॉक्यूमेंट रिसीव किया हो, जिसको आपने कभी कोई डॉक्यूमेंट खुद अपने हाथों से लिख के दिया हो, बिल्कुल, या कुछ भी लिख के दिया हो, तो उसके पास आपकी राइटिंग है, हैंड राइटिंग है, तो उसको तो उससे वो कंपेयर करके बता देगा कि आपकी है या नहीं। ओके सर, थैंक यू सर। अगला आता है फिर हमारा 47A, ओपिनियन एज टू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर व्हेन रिलीवेंट। अब अगर यही डॉक्यूमेंट्स अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो उसको भी एक सर्टिफाई अथॉरिटी होती है, वो उसको सर्टिफाई करती है कि ये सिग्नेचर उसी पर्सन के है या नहीं। ठीक है, इसमें तो कुछ खास है नहीं एक्सप्लेन करने को। इसके अलावा जो भी जैसे ईमेल है तो ईमेल इसी ने भेजा कि नहीं भेजा, जेन्युइन है कि नहीं, इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए 47A में आ जाएगा। फिर इसके जो भी वो सर्टिफिकेशन देंगे, ओपिनियन देंगे, कौन देगा? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर व्हेन रिलीवेंट। यहाँ पे एक्सपर्ट आएगा ना, या कोई भी आ जाएगा यहाँ पे? इसमें इनके लिए खास सर्टिफाइंग अथॉरिटी होती है, द ओपिनियन ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटी। इस काम के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बना हुआ है जो किसी भी चीज की वैलिडिटी को, जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई भी चीज है, सिग्नेचर जरूरी नहीं वो हाथ से लिखने वाले सिग्नेचर नहीं है। यहाँ पे कोई भी आपने किसी को मेल किया, मैसेज किया, टेक्स्ट किया, तो इन सब के ऊपर जो ओपिनियन देगा एग्जामिन करके, वो एक अथॉरिटी होती है इनकी अलग अलग, तो वो सब रिलेवेंट होंगी 47A में। ठीक है, अगला आता है 48, ओपिनियन एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और कस्टम व्हेन रिलेवेंट। इसका हमने कल बता ही दिया था कि जब भी किसी कस्टम के बारे में कोई बात हो रही है, कोई राइट और कस्टम्स के बारे में बात हो रही है, तो वहाँ उस चीज से, उन फैक्ट से जो पब्लिक, वहाँ की लोकल लोग जो जानकार हैं उस चीज के, उनकी ओपिनियन मायने रखी जाएगी। When the court has to form an opinion as to the existence of any general custom or right, the opinion as to the existence of such custom or right of persons who would be likely to know of its existence if it existed are relevant.
सपोज मान लीजिए कि किसी दिन किसी गांव में कुछ रीति रिवाज है, कुछ मनाया जाता है, या कोई त्योहार सा होता है, उनका लोकल होता है, उसी गांव में होता है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो मान लीजिए किसी स्टेट के, किसी डिस्ट्रिक्ट के, किसी छोटे से गांव के अपने पर्सनल कस्टम्स हैं, जिसके बारे में हमारे पूरी दुनिया को नहीं पता, पूरी इंडिया को नहीं पता। अब ये वही कस्टम के बारे में कि मान लीजिए वो पर्टिकुलर दिन वो त्योहार वो लोग इस तरीके से मनाते हैं, कोई इशू आ गया, मतलब कोई केस पड़ गया उस पर, तो उसी टॉपिक पे, तो क्या होगा, तो किसको बुलाएंगे कि भाई उसी गांव के एक बुजुर्ग को, जो कई सालों से वो कस्टम को फॉलो करता आ रहा है, या अपने बचपन से फॉलो होते हुए देखता आ रहा है कि उस गांव में इस दिन ऐसा किया जाता है। मान लीजिए किसी खास दिन किसी खास पेड़ की पूजा करते हैं, सब लोग उसके चारों तरफ रिंग बना के खड़े हो जाते हैं गोल गोल, और वहां की उस पेड़ की पूजा करते हैं, और सब लोग कुछ ना कुछ चढ़ाते हैं वहां पे। तो ये एक कस्टम है उस पर्टिकुलर गांव का खाली, जिसके बारे में दुनिया को या पूरे भारत को, इंडिया को नहीं पता। तो उस कस्टम के बारे में कौन ओपिनियन दे सकता है? जो उन फैक्ट से अच्छी तरीके से एक्वेंटेड हो। और वो कौन होगा? वहाँ का कोई एजेड पर्सन, कोई सीनियर सिटीजन उस गांव का, वो आएगा, अपनी ओपिनियन दे देगा वो कि हाँ सर, मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूँ, इस दिन ऐसा होता है हमारे यहाँ। तो ये सब चीज़ें रिलेवेंट हो जाएंगी। ये बताता है हमें सेक्शन 48। और एक हमने पढ़ा था सेक्शन 13। साहू सर बताइए, सेक्शन 13 में और 48 में क्या फर्क है? हाँ सर, बोलिए सर। सेक्शन 13 में ना, हाँ, सेक्शन 13 भी कस्टम के बारे में है, और सेक्शन 48 भी हमारे कस्टम के बारे में आ गया। तो दोनों में फर्क क्या है? ये मैंने कल भी बताया था आपको। वो एक्चुअली उसमें क्या होता है, वो भी कस्टम का ऊपर में, राइट का ऊपर कुछ नहीं आता है 13 में। लेकिन इसी में भी सिमिलर थिंग आता है एग्जिस्टेंस कस्टम से। तो कस्टम्स के बारे में जो आता है ना, जो लाइक पहले से जो चल रहा है, लाइक बॉडी टू बॉडी, लाइक एंड ट्रेडिशनली कुछ एग्रीकल्चर, कुछ भी लाइक कस्टम्स एंड सब लोग जो लाइक वो लोग मान रहा। तो जो पहले उसका मतलब लाइक लास्ट टाइम आपको एस्टरडे बोला था, लाइक उसी गांव का जो पुराना आदमी है, जो कस्टम का मालूम है, उसका भी कंसीडर ले सकता है। सर वो तो 48 में आएगा ना? 48 में आ गया है ना? तो 13 में क्या कह रहा है? 13 में क्या होता है ना, लाइक वो एक फैमिली को जो समझता है, ओनली पर्टिकुलर फैमिली को। लाइक एक फैमिली में फिशरी मैन है, उसका फैमिली और फैमिली फिशरी मैन जैसे हो जाता है, उसका कंसीडर फैमिली फिशरी मैन। ये चीज तो 48 में भी आ सकता है सर। अगर किसी फैमिली का कस्टम जो है, अगर इश्यू में है, फैक्ट इन इश्यू है, कोई डिबेट में है, डाउटफुल है, तो वो भी 48 में प्रूव कर सकता है। कोई पड़ोसी कह सकता है कि हाँ भाई, मैं तो बचपन से देख रहा हूँ इस घर में ये त्योहार इस तरीके से मनाया जाता है ना? तो वो भी 48 में प्रूव कर सकता है। वो भी हो सकता है। दोनों के तो
मैं बताता हूँ कस्टम्स का आपको क्वेश्चन आ जाता है देखिए सर। फर्क ये उसी में क्या होता है, फर्क वही है सर। इसी में क्या होता है, उसी में क्वेश्चन आता है सर। उसी में क्या होता है, उसी जो ओपिनियन किस लेता है, किसको नहीं पता है क्या है कस्टम्स एक्चुअली। उस टाइम में एक्सपर्ट समटाइम कंफ्यूजन होता है, व्हाट इज रिलेवेंट और नॉट रिलेवेंट लाइक दैट। तो उसी से 48 को फॉलो कर जाते हैं वो लोग। सर बहुत सिंपल सा फर्क है, आप काफी हद तक सही पहुंच रहे हैं कॉमन। उसमें। और कोई बताना चाहेगा? कल कल भी मैंने बताया था इसको, विनय सर तो थे नहीं कल। सर लास्ट टाइम सर और वो पता चला कि विलेज का पर्टिकुलर कुछ कस्टम्स है, तो वही पर्टिकुलर विलेज का आदमी को ही मालूम होगा, दूसरा विलेज का आदमी को मालूम नहीं पड़ता है। हाँ तो ठीक है। कंसीडर उसी गांव का ही लेना पड़ेगा। नहीं सर, अगर मालूम भी हो उसको, अगर दूसरे विलेज के आदमी को मालूम भी हो तो, लेकिन वो एलिजिबल नहीं है अपने स्टेटमेंट देने के लिए कोर्ट वो में, एलिजिबल नहीं है, नहीं है ना? वो एलिजिबल नहीं है बिकॉज he has not acquainted with that village। हाँ तो जी, उसको मालूम है ऐसा, हाँ जी। राइट। टाटू सर हेलो आप बताएंगे कुछ? हाँ जी मैम, आप बताइए। सर, मैं सोच रही हूँ कि वहां पर एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी दिया जा सकता है सेक्शन 13 में। हाँ यहाँ चलिए, ये पर बात भी। सिंपली बोला गया है वो ओपिनियन, ओपिनियन जो हाँ है वो डिफर करता है सेक्शन 13 टू सेक्शन 48। हाँ यहाँ पर सेक्शन 48 में वर्ड यूज किया गया है ना, ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ राइटर कस्टम, वो हाँ जी। डिफर करता है सेक्शन 13 को यहाँ से। यहाँ पर और एक वर्ड यूज किया गया है, इट्स एग्जिस्टेंस इफ इफ इट एग्जिस्टेड, मतलब स्टिल एग्जिस्टेड, कंटिन्यू हो रहा है। और सेक्शन 13 में जो लिखा गया था, आप एक एग्जांपल लिए थे राम मंदिर का, मतलब कोई एक बुक लिख कर गया था कि वहां पर एक मंदिर था, मैं 100 साल पहले या 200 साल पहले देखा था, वहां पर गया था तो मैं देखा था कि वहां पर एक राम मंदिर था, मतलब वो पास्ट हो गया है। यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है एग्जिस्टेंस इफ इट एग्जिस्टेड, मतलब आज तक चल रहा है वो कस्टम या राइट्स जो भी है, वो 100 साल से हो या 200 साल से हो या 30 साल से हो, वो आज तक कंटिन्यू हो रहा है। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। सर बाकी सर आप क्लियर कर दीजिए। चलिए, नहीं मैम एकदम सही बोला आपने, पॉइंट टू पॉइंट बोला, लेकिन मैं अगर इसको और सिंपल लैंग्वेज में सबको समझाना चाहूँ दोबारा से, तो वही 48 कहता है किसी भी राइट और कस्टम के एग्जिस्टेंस के ओपिनियन के बारे में, कि कोई अगर ओपिनियन दे के, मतलब ओपिनियन के तौर पे अगर कोई बता रहा है कोर्ट में जाके, तो वो रिलीवेंट होगा कि कोई राइट और कस्टम है या नहीं। ठीक है। और जो सेक्शन 13 है वो भी राइट्स एंड कस्टम्स के बारे में बात कर रहा है, लेकिन वो बात कर रहा है फैक्ट्स पे। तो सेक्शन 13 बात करता है कि ऐसे फैक्ट्स जो किसी राइट और कस्टम के एग्जिस्टेंस पे को साबित कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, तो वो फैक्ट्स रिलीवेंट हैं। और 48 बात कर रहा है कि किसी राइट और कस्टम के एग्जिस्टेंस को पे अगर कोई ओपिनियन दे रहा है अपनी कोर्ट में आके, तो वो भी रिलीवेंट है। ठीक है। सर तो सेक्शन तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि वो इशू है, और इशू में जो ओपिनियन दिया जाता है वो 48 में आ जाता है। फैक्ट इन इशू है, यहाँ पर जो ओपिनियन है वो फैक्ट इन इशू में जो जाता है, पुलिस आते हैं देने के लिए। हाँ जी मैम, इतना सा मैम डिफरेंस। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने। जो सेक्शन जो 13 है उसमें फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, कोई ऐसे एविडेंस, कोई ऐसे तत्व आप लेकर आ रहे हो जिससे साबित करना चाह रहे हो कि हाँ भाई ये राइट्स और कस्टम एग्जिस्ट करते थे या एग्जिस्ट करते हैं। और 48 में सिर्फ आप ओपिनियन दिलवा रहे हो, किसी विटनेस को बुला के, किसी गवाह को बुला के, किसी ऐसे इंसान को बुला के जो उन सब के बारे में अच्छी तरीके से जानता हो, उन सबको बुला रहे हैं आप और उनकी ओपिनियन दिलवा रहे हैं उनमें से किसी की भी। और तो वो आ जाएगा 48 में। तो फर्क समझ में आ गया। सेक्शन 13 फैक्ट्स रिलीवेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कस्टम्स एंड राइट, एंड 48 ओपिनियन रिलीवेंट एज टू द कस्टम एग्जिस्टेंस ऑफ कस्टम्स एंड राइट। ठीक है, बहुत सिंपल सा फर्क है, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। 49 क्या बोलता है हमारे पास? 49 देखिए, ओपिनियन एज टू द यूसेजेस, टेनेंट्स एक्सेट्रा व्हेन रिलीवेंट। अब इसमें एक मैं कल आपसे कह रहा था ना, एक एग्जांपल था मेरे पास, बहुत बढ़िया सा एग्जांपल था, और मुझे कल याद नहीं आ रहा था, तो वो मुझे अब याद आ गया है। अब ये यूसेजेस वर्ड यूज किया है, तो मैंने इसमें एक एग्जांपल लिया था वेल का, ट्यूबवेल, क्या बोलते हैं हिंदी में, कुआं, किसी कुएं का। लेकिन कुछ और भी चीजें होती हैं जो कोर्ट में इशू बन जाती हैं, जैसे कि
कि भाई मैंने उस इंसान को सुना था। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, सपोज बिहार में आप लोग को समझते हैं घुइयां या अरबी? कौन सा वर्ड सुना है आपने? एक वेजिटेबल होती है ये, घुइयां या अरबी, किसने सुना है? आप लोग क्या बोलते हैं? मैडम आप क्या सर बोलती हैं, आपके रिपीट यहाँ? कीजिए, सर रिपीट कीजिए, मैं समझ नहीं। एक में एक वेजिटेबल होती है, घुइयां बोलते हैं उसको काफी जगह, और काफी जगह अरबी बोलते हैं। किसी ने सुना दोनों है? का मुझे नहीं पता, दोनों का मुझे नहीं पता। अच्छा वो पत्ता देखने के, के बाद बोलेंगे क्या है। पत्ता ओके गोभी तो पत्ता, पत्ता गोभी ही बोलते हैं यहाँ पर भी। यहाँ पर पत्ता उड़िया गोभी में बोलते हैं। पत्र गोभी का नहीं, अच्छा पत्ता गोभी को पत्र गोभी, गोभी। ओके 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 ठीक है मैम। करम कल्ला समझती हैं आप? करम कल्ला भी उसी को बोलते हैं, पत्ता गोभी को भी किसी किसी स्टेट्स में करम कल्ला बोलते हैं। सर वो एक्चुअली हमारा उड़ीसा लैंग्वेज में उसको सारो बोलते हैं सर। किसको? पत्ता गोभी को? उसको नहीं नहीं, आप जो बोला ना अभी अरबी, घुइयां, घुइयां, घुइयां या अरबी? भुइया भुइया को, या उसको हमारा उड़ीसा लैंग्वेज में सारो बोलते हैं। हाँ जी। तो इसी के ऊपर ही वाला सेक्शन है कि जब ऐसे वर्ड्स अगर इशू में आते हैं, तो कोई कहता है कि आपने ये बोला था, ये वर्ड यूज किया था और इसका मतलब हमारे यहाँ ये है। तो कोई कहता है कि नहीं, मैंने वर्ड तो ये यूज किया था लेकिन इसका मतलब ये है हमारे यहाँ तो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जिस जगह वो वर्ड बोला गया या फिर जिस सेंस में वो वर्ड बोला गया, ये चीज पता करने के लिए उसी लोकल एरिया के किसी एक्वेंटेड पर्सन को बुलाया जाएगा कि बताइए ये वर्ड यहाँ पे यूज होता है आपके एरिया में, तो इसका सेंस, इसका मतलब क्या होता है। तो उसकी जो भी ओपिनियन होगी वो रिलेवेंट हो जाएगी, और वो रिलेवेंट होगी सेक्शन 49 में। ओपिनियन एज टू द यूसेजेस, टेनेंट्स एक्सेट्रा व्हेन रिलेवेंट। अब ये बोल क्या रहा है सेक्शन, देखते हैं इसको। When the court has to form an opinion as to the usage and tenets of any body of man or family, किसी पर्टिकुलर लोगों के द्वारा या किसी पर्टिकुलर परिवार के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले चीज़ों को कैसे वो, मतलब उसको किस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट ऑफ एनी रिलीजन, रिलीजियस और चैरिटेबल फाउंडेशन, या फिर किसी किसी के, जैसे ना अब हर किसी के लोकल लॉज होते हैं, जैसे मुस्लिम लॉ है, हिंदू लॉ है, तो उसमें किसी वर्ड को का मतलब कुछ और होता है, और वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो है नहीं। लेकिन लोकल जो कम्युनिटी के लॉ में है वो चीज़, वो वर्ड्स, जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया था निकालिस, इसमें है क्या? इसमें नहीं, मेरी बुक में दे रखा है वो। तो निकालिस का मतलब एक जगह इम्प्योर और एक जगह होता है 100% प्योर। देखो एकदम अपोजिट है दोनों वर्ड्स एक दूसरे से। निकालिस होता है, उर्दू का शब्द है, एक जगह मतलब होता है इम्प्योर मतलब खराब, एक जगह होता है 100% प्योर मतलब एकदम सही। तो निकालिस का बिल्कुल अपोजिट मतलब हो गया। तो वही बात वो कह रहा है कि अगर ऐसे इश्यू कोर्ट में आते हैं तो कोर्ट क्या कहता है, द मीनिंग ऑफ वर्ड्स और टर्म्स यूज्ड इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट और बाय द पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ द पीपल। तो ऐसे शब्द क्या होगा, जो ऐसे शब्दों का जो मतलब है वो किसी खास डिस्ट्रिक्ट्स में अगर इस्तेमाल किया जाता है और कुछ खास क्लासेस, लोगों की ग्रुप ऑफ पीपल्स का द्वारा अगर इस्तेमाल किया जाता है या फिर किसी खास कम्युनिटी के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, तो द ओपिनियंस ऑफ पर्संस हैविंग स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज देयर ऑन आर रिलीवेंट फैक्ट्स। तो ऐसे में से किसी भी एक ऐसे इंसान को बुला लें जो इन सब, जो वहाँ का है, लोकल है, या उन सब चीज़ों से अच्छी तरह एक्वाइंटेड है, उसे उन शब्दों के मतलब अच्छी तरीके से पता है कि ये शब्द का मतलब कहाँ पे क्या क्या होता है, या उस लोकेलिटी में जहाँ का केस है वहाँ पे इसका रियल सेंस क्या है। तो ये पता करने के लिए वहाँ से किसी को भी कोर्ट बुला सकती है और उसकी ओपिनियन यहाँ पर रिलीवेंट हो जाएगी। किसमें होगी? सेक्शन 49 में। ठीक है, तो 47 अब मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा समझ में। ठीक, बात करते हैं सेक्शन 50 में लेकर बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है। जब हम लोग जब पहली बार पढ़ेंगे ना, जब आप लोग भी अगर सपोज जब पहली बार पढ़े होंगे, तो इसमें एक कंफ्यूजन होती है, इसका एक एक्सेप्शन भी है, तो वो हम लोग समझते हैं इसमें हाथ के साथ में। ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप व्हेन रिलीवेंट।
याद रख लीजिएगा सेक्शन 50 पे रिलेशनशिप है, ठीक है। रिलेशनशिप पर ओपिनियन रिलीवेंट कब होगी, सेक्शन 50। कल पूछूंगा इसको मैं दोबारा, सेक्शन 50 पर क्या है, अभी समझते हैं इसको हम लोग। When the court has to form an opinion as to the relationship of one person to another, the opinion expressed by conduct as to the existence of such relationship or any person who, as a member of the family or otherwise, has a special means of knowledge on the subject is a relevant fact, ठीक है। मैं यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ यूज नहीं करूंगा। अगर जहां भी बात आती है ना ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप, तो आप लोगों का दिमाग तुरंत चला गया होगा कि भाई हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप की बात हो रही है, क्योंकि लॉ में तो उन्हीं के बीच में होता है ना सब कुछ, हस्बैंड और वाइफ। लेकिन उसके अलावा रियलिटी में और भी रिलेशनशिप्स होते हैं। ये हमारी टेंडेंसी होती है कि रिलेशनशिप की बात कर दी तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में रिलेशनशिप। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर तो पूरे अलग से कानून बने हुए हैं, डाइवोर्स एक्ट, फैमिली एक्ट, ये सब बने होते हैं। चलिए, उसके अलावा भी और रिलेशन है। तो क्या बोलता है वो कि मान लीजिए एक आदमी है और एक बच्चा है, वो दोनों अगर एक ही घर में रहते हैं, ठीक, और उनके नेबर्स भी उनको ऑब्जर्व करते रहते हैं, सुबह शाम जब भी वो मिलते हैं दिखते हैं, तो वो जो आदमी था वो उस बच्चे को इस तरीके से ट्रीट करता है जैसे वो उसी का बेटा हो। तो जब भी अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट अगर कोर्ट में आता है, केस होता है, तो उसमें जो नेबर्स होंगे तो वो अपनी ओपिनियन देंगे कि हाँ सर, हम यही मानते हैं कि ये इसी का बेटा है और ये इसके फादर है। कैसे मानते हैं कि हम, फैक्ट ये है इसके पीछे, हमने ये ऑब्जर्व किया है, इसमें लिखा है बाय द वर्ड एक्सप्रेस्ड बाय कंडक्ट, ठीक है। तो हमने उनके कंडक्ट, उनके एक्ट से हमने ये ऑब्जर्व करा कि कि वो उसको बेटे की तरह ट्रीट करता है और वो उसको अपने फादर की तरह ट्रीट करता है। तो हम, ये ओपिनियन है हमारी कि भाई ये फादर और चाइल्ड का रिलेशन है आपस में। क्या हो रहा है? डिस्कनेक्ट कैसे हो गया सर? एक मिनट रुकिएगा। हेलो जी सर। हाँ सर, मैंने कॉल किया आपको, अभी कॉल कर दिया है, रिसीव कर लीजिए। हाँ, एक मिनट गाइस, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, ये डिस्कनेक्ट हो गया सर। अच्छा, कोई रिकॉर्ड कर रहा है क्या? अच्छा, विनय सर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। प्रियंका मैम, आपका नेट बंद था क्या? चलिए, कोई नहीं।
ठीक है, तो ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप व्हेन रिलेवेंट, तो ये तो बात हो गई कि भाई किसी के रिलेशनशिप पे ओपिनियन किससे ली जा सकती है और कैसे ली जा सकती है। अब देखिए, अगर एक कॉलेज में एक ग्रुप है, फ्रेंड सर्कल है एक, एक ग्रुप से निकल गए हैं क्या? ज्वाइंट है। एक मिनट करो, मुझे कॉल ही करनी पड़ेगी इनको। सर क्या हुआ? हाँ, मैं दोबारा करता हूँ आपको, लेकिन एक्चुअली मुझे लग रहा है कि आपका नेटवर्क स्लो आ रहा है, इस चक्कर में हो रहा है। एयरटेल से चला रहे हैं ना आप? क्या एयरटेल से चला रहे हैं? जियो? ओके, एयरटेल से मत चलाइएगा सर, एयरटेल का भी एक हफ्ते तक खराब रहेगा पूरे इंडिया का नेटवर्क। ठीक है, मैंने कॉल किया, जरा देखिएगा आप। एक काम करिए सर, आप है ना, वो जो ग्रुप है जिसमें अभी हम लोग थे अभी अंदर, आप उसमें जाइएगा, ज्वाइन कॉल कर दीजिएगा, उसमें ज्वाइन कॉल का ऑप्शन आ जाएगा, आप अंदर जाके उसमें उसे खोलेंगे ना जब ग्रुप को। नहीं, टेलीग्राम नहीं, ये स्काइप पे जाएंगे जब आप अंदर, तो एविडेंस एक्ट ग्रुप डिस्कशन नाम से है ना। हाँ, क्या नहीं कर पा रहा हूँ? नहीं, अच्छा, हाँ, वो कोई बात नहीं, वो समझ रहा हूँ, फर्स्ट टाइम है आपको, ये एक आध दिन में सीख जाएंगे। उसको आप टच करिएगा, अंदर आप जाएंगे तो ऊपर ही लिखा होगा ज्वाइन कॉल, ग्रीन कलर का। वो सर, आपने आपने कॉन्टेक्ट लिस्ट खोल ली है ग्रुप की, उसकी क्या कहते हैं, हाँ, आप ग्रुप में बस जाएंगे अंदर, ऊपर लिखा होगा ज्वाइन कॉल। या आप एक काम कर लीजिए, आप एक काम करिए, जो मैंने आपको लिंक सेंड करी थी ना, आप उस पर जाके टच कर लीजिए, आप अंदर आ जाएंगे डायरेक्ट। ठीक, ओके। ठीक है, तो ये बात होती है रिलेशनशिप की, और मैं आपको दे रहा था एग्जांपल कि अगर मान लीजिए एक कॉलेज में ग्रुप सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, उसमें दो बच्चे ऐसे थे जो आपस में भाई थे। अगर यही सूट है, अगर यही डिस्प्यूट है, कोई कोर्ट में केस चल रहा है कि भाई ये दोनों भाई थे कि नहीं, तो क्या होगा कि उनके फ्रेंड्स वगैरह आएंगे कोर्ट में और वो ये अपना ओपिनियन देंगे कि सर, हम लोग जब साथ में बैठा करते थे, जब भी क्लासेस में या किसी कैंटीन में या कहीं पार्क में फ्री टाइम में, तो वो दोनों एक दूसरे से ऐसे ही ट्रीट करते थे जैसे वो दोनों सगे भाई हैं। तो ये वो लोग इस बेसिस पर, इस फैक्ट के बेसिस पर अपनी ओपिनियन दे रहे हैं कि हाँ, ये दोनों भाई हैं। ठीक है, ये बात आता है 50 में। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कहीं पे भी हस्बैंड वाइफ की बात नहीं हो रही, उसके अलावा जितने भी रिलेशनशिप है उन सब की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, क्यों नहीं हो रही, उसका ये प्रोविजो दे रखा है, provided that such opinion shall not be sufficient to prove a marriage in proceedings under the Indian Divorce Act or in prosecutions under section 494, 495, 497, 498। ठीक, ऐसा क्यों है, कोई मुझे बता सकता है? चलिए, ज्वाइन हो गए सर। हाँ जी सर, आ गया। हेलो।
जी सर, आ गए हैं आप, आ गए, अंदर आ गए, ठीक है। साउंड आ रही है आपको, मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो। सर, साउंड आ रही है आपको? अच्छा जी, मेरी क्या कॉल आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ आ रही है सर, आ रही है। आपको आ रही है? हेलो ठीक है। तो ऐसा क्यों है कि भाई मैरिज के जो रिलेशनशिप है हस्बैंड वाइफ का, वो नहीं माना जा रहा है इसमें? उसके लिए वो ये कह रहा है भाई, आप सेक्शन 50 में इस रिलेशनशिप के बारे में अपनी ओपिनियन दे तो सकते हैं, लेकिन वो सफिशिएंट प्रूफ नहीं होगा। ठीक है, वो सफिशिएंट प्रूफ नहीं होगा। देखिए, ओपिनियंस आर ओपिनियंस, ओपिनियंस नेवर बी 100% प्रूफ। ओपिनियन है सिर्फ, वो कभी 100% एविडेंस नहीं होता, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होती कोई भी ओपिनियन। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसमें भी खास करके जो मैरिज के रिलेशन में है, ये इसलिए प्रोविजन दे रखा है क्योंकि मैरिज का ही केसेस सबसे ज्यादा आते हैं, और नहीं तो उस सेक्शन में इसका मतलब उस केस में इस सेक्शन का बहुत ही ज्यादा मिसयूज होता। तो इसलिए इन लोगों ने पहले से इस चीज को क्लियर कर दिया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई आजकल आपको पता है, एक मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी परमिशन दे दी है, लिविंग रिलेशनशिप इज नॉट इलीगल नाउ। ठीक है, तो अगर कोई लोग लिविंग में रह रहे हैं तो रहेंगे तो ऐसे ही ना जैसे हस्बैंड एंड वाइफ है। तो समझने वाले तो ये समझेंगे कि भाई हस्बैंड एंड वाइफ है, तो वो बिना शादी करे हुए भी प्रिटेंड यही करवा लेंगे कि हम हस्बैंड एंड वाइफ है। लेकिन अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ है तो आपके पास एविडेंस होने चाहिए और भी सपोर्टिव प्रूफ होने चाहिए। किसी की ओपिनियन ही सफिशिएंट नहीं है, और भी आपके पास प्रूफ होने चाहिए, जैसे मैरिज के आपके फोटोग्राफ्स, या मैरिज का आपका इनविटेशन कार्ड, या फिर अगर आपने कोर्ट मैरिज करी है तो उसका सर्टिफिकेट, या विटनेसेस जो वहाँ पे आपने मतलब जो जिन्हें अटेंड किया था आपका फंक्शन। तो इन सब की भी जो सपोर्टिव एविडेंस है वो ज़रूरी है। सिर्फ किसी की ओपिनियन के आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, वो सफिशिएंट प्रूफ नहीं है। तो ऐसे करके रिलेशनशिप की बात होती है। यहाँ पे इलस्ट्रेशंस वही हैं जो मैंने अभी आपको बताया, एक फादर और चाइल्ड के बारे में, और 2-3 और हैं, सिंपल से हैं, सेम टॉपिक पे हैं, आप पढ़ लीजिएगा इसको। 51 ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन व्हेन रिलीवेंट। ठीक है, वहां बात कर रहे हैं फैक्ट्स, यहां बात कर रहा था ग्राउंड। हमने 46 पढ़ा था ना कि जिन फैक्ट्स के बेसिस पे अगर कोई अपनी ओपिनियन दे रहा है कोई एक्सपर्ट, तो वो फैक्ट्स भी रिलीवेंट है। अब यहाँ पे वो अगर कोई 48 है, जी 48 है ना, राइट एंड कस्टम, ओपिनियन ऑफ, नहीं नहीं सर, मैम सॉरी। वो राइट एंड कस्टम के बारे में नहीं बात हो रही। बात हो रही है ओपिनियन जब कोई भी अगर एक्सपर्ट देता है तो वो उसके जो फैक्ट किन फैक्ट्स के बेसिस पे दे रहा है। हमेशा एक एक्सपर्ट तो पहले फैक्ट निकालेगा ना, किस फैक्ट के बेसिस पे दे रहा है। ठीक है सर, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है, हाँ यहाँ पे बात हो रही है एक्सपर्ट के लिए 46 में, कि अगर कोई एक्सपर्ट अगर अपनी ओपिनियन देता है तो किन फैक्ट्स के बेसिस पे दे रहा है, वो चीज रिलीवेंट होगी सेक्शन 46 में। ठीक है, वो फैक्ट्स भी, जिन फैक्ट्स के बेसिस पे वो ओपिनियन दे रहा है, वो फैक्ट्स भी रिलीवेंट हो जाएंगे सेक्शन 46 में। लेकिन अब बात करता है वो 51 की। 51 में कोई भी आम इंसान अगर कोई ओपिनियन दे रहा है तो वो किस बेसिस पे दे रहा है, उसके ग्राउंड्स क्या हैं ओपिनियन के, वो भी रिलीवेंट होंगे। कैसे? whenever the opinion of any living person is relevant, whenever the opinion of any living person, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक्सपर्ट की बात नहीं हो रही है, any living person, और इसको हम ये भी बोल सकते थे कि एनी पर्सन, तो लेकिन वो इंसान जिंदा होना भी जरूरी है, ये भी बताया है। कितनी इंपॉर्टेंट बात बताइए ना हमको, लेकिन लिखना पड़ता है क्योंकि कुछ जो चालाक वकील होते हैं वो मिसयूज करने लगते हैं नहीं तो whenever the opinion of any living person is relevant, the grounds on which such opinion is based are also relevant। सिंपल सी बात है, किस बेसिस पे कह रहे हो भैया, आप तो ये तो बताओ, आपने ये अपनी ओपिनियन दी है, आपने क्या लॉजिक है इसके पीछे, किस ग्राउंड पे दे रहे हो आप, तो वो भी रिलीवेंट होते हैं। जैसे कि सिर्फ एक्सपर्ट की बात नहीं हो रही है, लेकिन एक्सपर्ट को भी आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं क्योंकि वो बोल रहे हैं एनी लिविंग पर्सन।
तो इलस्ट्रेशन देखते हैं. एन एक्सपर्ट में गिव एन अकाउंट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म बाय हिम फॉर द पर्पस ऑफ फॉर्मिंग हिज ओपिनियन. अब मान लीजिए डीएनए टेस्ट हो रहा है किसी का, सपोज एग्जांपल ले रहा हूं मैं समझाने के लिए. तो डीएनए टेस्ट हो रहा है, डीएनए टेस्ट मैच हुआ, तो भाई वो डीएनए टेस्ट कैसे हुआ, उसने क्या क्या उसके लिए एक्सपेरिमेंट करे, वो सब वो रिटन में वो देगा बाकायदा. उसे कहते हैं ना उसकी डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है, तो वो रिपोर्ट में तो वो खाली यस या नो करके भेज सकता था, लेकिन उसको पूरी रिपोर्ट देनी पड़ती है. तो उसमें उसको बताना पड़ता है कि क्या क्या टेस्ट मैंने किए और इसका क्या क्या रिजल्ट आया, क्या क्या मैंने ऑब्जर्व किया. तो जो मैंने ऑब्जर्व किया उसके ग्राउंड्स पे मैं बता रहा हूँ कि हाँ ये इसी का डीएनए है, डीएनए मैच हो गया, डीएनए मैच हो गया, ये मेरी ओपिनियन है. लेकिन किस ग्राउंड पे बता रहा हूँ? इस ग्राउंड पे बता रहा हूँ कि मैंने ये टेस्ट किए और ये मैच हो गए. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट बात, ये देखिए बात हो गई 51 तक. पराशर सर. जी सर इसमें एक वर्ड का थोड़ा हमें मीनिंग थोड़ा क्लियर कीजिए सर. ये जो हाँ. ओपिनियन और ये जो सॉरी सर, ये जो ग्राउंड्स हैं और जो फैक्ट हैं सर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है सर? ये थोड़ा मैं प्रॉब्लम हो रही समझने में, तो अगर आप क्लियर कर पाए तो अच्छा होगा. हाँ, ये चीज मैं खुद सोच रहा था, लेकिन सर फैक्ट से ही ग्राउंड बनता है. बहुत सारे फैक्ट्स जब आपस में इकट्ठे हो जाते हैं तो वो ग्राउंड बन जाता है, जी बिल्कुल. है ना. जब छोटे छोटे बहुत सारे फैक्ट्स हाँ. बन जाते हैं. एक फैक्ट तो ये भी है कि सर मैंने आपसे डीएनए सैंपल लिया. एक फैक्ट ये भी है कि मैंने डीएनए सैंपल्स को मैच किया और वो मैच कर गए. ठीक है. और अगर मैं ग्राउंड की बात करूं तो मैंने आपसे डीएनए सैंपल लिया था और मैंने उनको मैच करने की कोशिश करी, उसके लिए मैंने 3-4 एक्सपेरिमेंट किए थे. तो उसका जो रिजल्ट आया उसके ग्राउंड पे मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये मैच कर गया है, डीएनए इसी का है. जी. तो जब छोटे छोटे बहुत सारे फैक्ट्स आपस में मिल जाते हैं तो उसे हम ग्राउंड बोल सकते हैं. जी बंडल ऑफ फैक्ट इज कॉल्ड ग्राउंड. हाँ, आप कह सकते हैं सर. थैंक यू. तो जो ग्राउंड्स होते हैं वो भी तो किसी फैक्ट के बेस पे होंगे ना. सर नंबर ऑफ कोरिलेटेड हाँ. हो जाएगा, कोरिलेटेड फैक्ट्स आर ग्राउंड. हाँ. अब देखिए सर, यहाँ तक तो बात हो गई आप लोगों की सेक्शन 51 तक ओपिनियंस की. अब जो बहुत ही ज्यादा जो क्वेश्चंस बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, हम लोगों को कंफ्यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव जो आते हैं, चाहे आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो चाहे आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो. एक क्वेश्चन आता है अक्सर कि किसी सिविल केस में किसी का कैरेक्टर रिलीवेंट होगा या नहीं. क्या ये चीज रिलीवेंट है कोर्ट में? अगर किसी पे मान लीजिए क्रिमिनल केस चल रहा है सपोज, तो वो बहुत बेकार है इंसान वो. सर इसकी तो मेंटलिटी ऐसी है, वो पहले भी ऐसा कर चुका है. हेलो. हाँ जी. हाँ सर, एक जो 45 में है उसमें एक एक्सपर्ट ओपिनियन एडमिसिबिलिटी भी दे रखा है सर उसमें, जिसको ग्राउंड में अपन ले सकते हैं ना इस केस लॉ को. उसमें ये बोल रखा है कोई भी डॉक्टर कोई भी रिपोर्ट देता है तो उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए कोई सपोर्टिव में वो होना चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट्री या कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे प्रूफ, कोई सफिशिएंट ग्राउंड होना चाहिए किसी को कन्विक्ट करने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए कि हाँ ये चीजें सही है. जस्ट ओपिनियन मायने नहीं रखता उसके लिए. आपने जो बोला था ना कि भाई हाँ उसने भाई यहाँ से फैक्ट निकाले इस ग्राउंड के बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ, तो वो चीजें होना जरूरी है. हाँ, जैसे कि मान केस का लीजिए नाम कि हाँ सही बोल रहे हैं आप. मैं आपको समझा देता हूँ इसको और दोबारा, कि मान लीजिए अगर किसी ने कहा कि भाई इसको चाकू मार के हत्या हुई है, इसकी किसी का मर्डर हुआ चाकू से, नाइफ से. तो डॉक्टर ने जब पोस्टमार्टम किया, पोस्टमार्टम करने वाले ने जब पोस्टमार्टम किया तो उसने ये बता दिया कि भाई इसकी चाकू मार के हत्या हुई है. ये उसका ओपिनियन था. जिसने पोस्टमार्टम किया था वो डॉक्टर ही होगा वो भी, तो उसका ओपिनियन ये था. अब लेकिन इसके बेसिस पे सिर्फ किसी को आप वो नहीं कर सकते, एक्यूज नहीं कर सकते, कन्विक्ट नहीं कर सकते. तो होगा सपोर्ट में क्या आएगा भाई? सपोर्ट में ये आएगा कि वही मौका वारदात पे एक नाइफ मिला जिसपे इसी एक्यूज के फिंगरप्रिंट थे. तो ये क्या हुआ? ये डॉक्टर की उसकी ओपिनियन के साथ में एक एविडेंस आपने जोड़ दिया. अब ये किसी को कन्विक्ट करने के लिए सफिशिएंट है, किसी को आरोपी साबित करने के लिए इतना ग्राउंड सफिशिएंट हो गया. ठीक है, क्लियर हुआ सर?
टाटू सर क्लियर हुआ आपका? हाँ नहीं सर, वो तो मैं सर इसमें ऐड ऑन करने के लिए बोला था सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अब देखिए हमारा टॉपिक चेंज हो रहा है हमारा सेक्शन 52 से 55 तक। ये 3-4 सेक्शंस हैं गाइस, आप लोग अच्छे से कर लेना। इसमें कंफ्यूजन अगर हो गई तो बहुत ही मतलब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उनके ऑप्शंस ऐसे मिलते जुलते होंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और अगर जैसे कोर्ट में अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तब भी इन चीज़ों का बहुत ध्यान होना चाहिए। ये चीज़ आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ये तीनों चारों सेक्शंस में डिफरेंस क्या है, ठीक है। और ये आपको नॉर्मल लाइफ में भी ये चीज़ें याद रहनी, ये मतलब पता होना चाहिए आपको अच्छे से और बिना किसी कंफ्यूजन के। तो इन चीज़ों को, इन जो 52 से 55 तक है, इन सेक्शंस को हम लोग पूरे फोकस के साथ में अभी समझते हैं, ठीक है। अब देखिए पहले वाले में बोलता है कि इन सिविल केसेस कैरेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड इररिलेवेंट। तो इन सेक्शंस में है क्या, इन सेक्शंस में है कि सिविल केसेस में क्या पुराना कोई कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि इंसान का व्यक्तित्व कैसा है, इंसान की मानसिकता कैसी है, इंसान का नेचर कैसा है, इंसान की समाज में रेपुटेशन कितनी है, कहने मतलब उस इंसान की समाज में इज्जत कितनी है, उसको लोग अच्छा समझते हैं या उसको लोग बुरा समझते हैं, या उसकी Credibility। मानसिकता, हाँ क्रेडिबिलिटी, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों को मिला के कैरेक्टर बन जाता है। इंसान का व्यक्तित्व कैसा है, इंसान की पर्सनैलिटी कैसी है, इंसान की सोच कैसी है, इंसान की समाज में इज्जत कैसी है, रेपुटेशन कितनी है, क्रेडिबिलिटी कितनी है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं हमारी कैरेक्टर में। तो सवाल यही आता है क्या सिविल केसेस में इंसान का अब तक का कैरेक्टर मायने रखता है कि नहीं, और क्या क्रिमिनल केसेस में इंसान का पहले अब तक का बैड कैरेक्टर मायने रखता है कि नहीं। और उसी को मैं और कंफ्यूज कर दूं आप लोगों को, क्या सिविल केसेस में इंसान का अब तक का बैड कैरेक्टर मायने रखता है कि नहीं, या गुड कंडक्टर मायने रखता है कि नहीं, गुड कैरेक्टर सॉरी। तो ये चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इन चीजों को अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं और पूरे फोकस के साथ में। 52 बोलता है इन सिविल केसेस कैरेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड इररिलेवेंट। अब किसी का आपको कुछ कंडक्ट साबित करना है कि भाई इसी इंसान ने ये काम किया है, सिविल केस की बात हो रही है, सिविल केसेस की, आपको ये प्रूफ करना है कि किसी इंसान ने यही काम किया है। तो क्या उसका अब तक के भाई ये इसका नेचर ही ऐसा था, देखिए अब तक इसका कैरेक्टर ही ऐसा है, इसलिए ये इसी ने किया होगा, ये बात क्या कोई वकील बोल सकता है सिविल केसेस में? नहीं बोल सकता। अगर ऐसा बोलेगा तो वो वो इनएडमिसिबल होगा, वो स्टेटमेंट इररिलेवेंट होगा, वो कोर्ट उस पर ध्यान ही नहीं देगी और टोक देगी उल्टा कि भैया ये सिविल केस चल रहा है, इसका इंसान कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, इससे हमें क्या मतलब, ठीक है। और कंडक्ट इम्प्यूटेड मतलब कि ये काम इसी ने किया होगा, तो यहाँ पे बैड कंडक्टर शो हो रहा है, इसके बारे में भी पूरा एक अलग से सेक्शन है इसी चीज के ऊपर। तो जरा पहले इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। इन सिविल केसेस द फैक्ट In civil cases, the fact that the character of any person concerned is such as to render probable or improbably any conduct imputed to him is irrelevant except in so far as such character appears from facts otherwise relevant. तो वो क्या कह रहा है कि किसी भी सिविल केस में पुराना कैरेक्टर इसका कैसा था, वो कैरेक्टर से ये साबित करना चाह रहा है कोई भी अपोजिट वकील कि सर ये काम इसी ने किया होगा क्योंकि इसका कैरेक्टर ही ऐसा है। तो ये चीज इररिलेवेंट है कोर्ट में जब तक कि वो वकील इस बात को किसी एविडेंस के साथ साबित ना कर दे, ठीक है। अगर आप उस चीज के ऊपर उसके कैरेक्टर पे अगर आप कुछ डिस्प्यूट कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, लांछन लगा रहे हैं, तो उसके साथ में अगर आप खाली बोल के लगा रहे हैं तो ये कोर्ट में माना नहीं जाएगा। लेकिन आप इस चीज के साथ में कोई एविडेंस भी दे रहे हैं अगर, तो वो एविडेंस रिलेवेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अभी ये चीज आपकी और क्लियर होगी नीचे जो सिविल का एक और केस आएगा। अभी तो खाली ये 52 में इंट्रोडक्शन दिया है, आपको मेन पॉइंट समझाया है बेसिक। चलिए 53 पढ़ते हैं। इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस गुड कैरेक्टर इज रिलेवेंट। अगर क्रिमिनल केस की बात करें तो पहले ये इंसान देखिए कितना भला इंसान था, इसने ये भलाइयां करी हैं, इसने सर इतना डोनेशन दिया है वहाँ पे, ये ऐसे ऐसे समाज सेवा करता है सर वहाँ पे, तो इससे कैसे हम लोग यकीन मान लें कि इसने ही मर्डर किया होगा। या फिर कि भाई जिसका इसके ऊपर आरोप है कि इसने इस बच्ची का मर्डर किया,
तो सर ये तो इस बच्ची को देखिए पाल रहा पोस रहा था, अनाथ आश्रम से लेकर आया था, एडॉप्ट किया था और इतना केयर टेकिंग कर रहा था, इतना खर्चा कर रहा था, इतने अच्छे स्कूल में इसको पढ़ा रहा था, इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े या खिलौने या बुक्स वगैरह इसको ला कर दी इसने, और आप इस पे आरोप कैसे लगा सकते हैं कि इसी ने मर्डर कर दिया होगा इस बच्ची का? तो अगर क्रिमिनल केस है तो वहां पे पुराना गुड कैरेक्टर मायने रखता है। और ये सेक्शन क्यों बना है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ये मैं आपको बता सकता हूँ, ट्राई कर सकता हूँ। और वो रीजन ये है मेरे हिसाब से कि लॉ हमारा ये कहता है कि कोई भी निर्दोष ना किसी निर्दोष को ना सजा मिल जाए कैसे भी, ठीक है। तो यही एविडेंस एक्ट हमें कहता है कि किसी भी क्रिमिनल केस में पुराना बैड कैरेक्टर इररिलेवेंट है। अगर पहले इसने पाप किए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इस बार पहले अगर इसने कोई ऑफेंस किया है तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि इस बार भी इसने यही ऑफेंस किया होगा, मतलब इसी ने किया होगा ये ऑफेंस भी, हो सकता है नहीं भी किया हो। तो अगर इस क्रिमिनल केस में, हाँ जी कौन? हेलो सर, मैं सर एक जी। केस है जिसमें कंटेंशन था, जो सलमान खान का हिट एंड रन का केस था, उसमें जो उसके लॉयर ने कंटेंशन डाली थी कि सलमान खान की काफी हेल्पिंग वो है नेचर और काफी वेलफेयर के वो ऑर्गेनाइजेशन चल रहे लोगों की हेल्प करता है ये सब, तो उन्होंने गुड कंडक्ट कैरेक्टर का वहां से वो किया था सर। हाँ है ना, आप क्रिमिनल केसेस में किसी का गुड कंडक्टर तो बता सकते हैं, गुड कैरेक्टर तो बता सकते हैं, लेकिन किसी का बैड कैरेक्टर नहीं बता सकते हैं क्रिमिनल केसेस में, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है, आप इस चीज को अच्छे से समझिएगा। किसी भी क्रिमिनल केसेस में प्रीवियस गुड कैरेक्टर तो रिलीवेंट है, लेकिन बैड कैरेक्टर रिलीवेंट नहीं है। अगर पहले इसने कोई ऑफेंस किया हो, वो प्रूव्ड हो चुका हो, वो कन्विक्ट हो चुका हो, वो सजा काट के बाहर भी आ गया, उसके बाद अगर उसके ऊपर फिर किसी ऑफेंस का आरोप लगता है, तो अगर कोई वकील, अपोजिट वकील ये कहे कि सर देखिए इसने पहले भी किया था सर, इसका कैरेक्टर ही ऐसा है, तो ये रिलीवेंट नहीं होगा। पहले किया था, वो सजा भी काट आया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इसी ने किया होगा दोबारा भी, हो सकता है ये इनोसेंट हो। तो कानून हमारा ये कहता है, लॉ हमारा ये कहता है कि किसी निर्दोष को सजा ना मिल जाए, भले ही उस चक्कर में 100 अपराधी छूट जाएं गलती से, लेकिन एक निर्दोष को सजा ना मिल जाए कैसे भी। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इस टाइप के सेक्शन बनाए गए हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, और किसी अच्छे इंसान पे भी कोई मतलब बुरा वो डाल के और जज का माइंड मैनिपुलेट करके, जज को गुमराह करके वो उसको कन्विक्ट ना करा दे, सजा ना दिलवा दे कोई भी। तो इसके लिए ये प्रोविजंस, ये सेक्शंस हमारे पास बनाए गए हैं। तो 53 क्या बोलता है, इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस गुड कैरेक्टर इज रिलीवेंट, एंड और क्या बोलेगा साथ में कि प्रीवियस बैड कैरेक्टर इज इररिलेवेंट। यही सेंस निकल रहा है ना इसका। इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स द फैक्ट दैट द पर्सन एक्यूज्ड इज ऑफ गुड कैरेक्टर इज रिलीवेंट। ये हो गया 53 ये कहता है एविडेंस ऑफ कैरेक्टर ऑफ और प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस नॉट रिलीवेंट इन सर्टेन केसेस। अब लिस्ट ऑफ केसेस आपको दे रखे हैं जी, जितने भी केसेस हैं यहाँ पे ये सब कहलाते हैं, अगर मैं इनको एक बंडल में बोलूं आपको, तो ऑफेंसेस अगेंस्ट अ वुमेन, ऑफेंसेस अगेंस्ट अ वुमेन, ये सब सेक्शंस ऐसे ऑफेंस को बता रहा है जो वुमेन के अगेंस्ट किए गए हों। सेक्सुअल हैरेसमेंट, रेप से रिलेटेड सारे। हाँ बहुत सारे ये सभी है इसमें, मर्डर आफ्टर रेप वो सब भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो मैं अगर इनको अगर शॉर्ट में बोलना चाहूँ तो ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, उन सब का बंडल है ये हमारे सीआरपीसी सेक्शन 154 के प्रोविजन में भी दे रखा है ना विनय सर? ये सर, हाँ सर, ठीक जी। चलिए, तो 53A क्या बोलता है हमको, एविडेंस ऑफ कैरेक्टर और प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस नॉट रिलीवेंट इन सर्टेन केसेस। मान लीजिए गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, ठीक है, वो लोग घूमते हैं, मस्ती करते हैं, और आप आपस में काफी क्लोज रिलेशनशिप है, इतना और इतना क्लोज है कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो है ही, साथ में मान लीजिए लिविंग रिलेशनशिप में भी रह रहे हैं, ठीक। तो अगर उसने कभी पहले परमिशन दी हो गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को अपने कि भाई चलो, तो उसके बाद में, लेकिन उसके छूटने के बाद 1 साल बाद वही बॉयफ्रेंड आया जो अब ब्रेकअप हो गया था, उसके बाद मान लीजिए वो आया 1 साल बाद और उसने फिर
इन सब में से कोई भी अटेम्प्ट उसके ऊपर कर दिया, ठीक है। तो अगर इन सब में से कोई भी अटेम्प्ट कर दिया तो ये बात इररिलेवेंट है कि पहले तो इसने मुझे परमिशन दे रखी थी, ये तो इसका कैरेक्टर ऐसा ही है, ये तो एग्री हो जाती है हर बार कोई भी पर्सन। तो ये चीज इररिलेवेंट है कि मुझे कंसेंट बहुत पहले मिल चुकी थी, भाई तब मिली थी ना, तब की सिचुएशन अलग थी। इस टाइम पे आपको कैसे मिल जाएगी, मतलब नहीं मिली इस टाइम पे परमिशन, ये अलग बात है, वो अलग बात है। आप उस चीज को प्रीवियसली कैरेक्टर को आप कंसेंट प्रीवियसली कंसेंट को आप यहाँ पे यूज कर रहे हो और उसके बाद में ये सब ऑफेंसेस कर रहे हो जो यहाँ पे गिवन है, तो ये चीज मानी नहीं जाएगी। तो होता क्या था, अच्छा एक सेकंड केस क्या है कि जितनी भी रेप विक्टिम होती हैं उन सब में जब भी उनको कोर्ट में केस चलता है तो अपोजिट पार्टी का जो वकील है, जो एक्यूज्ड का वकील है, वो हमेशा ये कोशिश करता है कि लड़की के कैरेक्टर पे ही उंगली उठा दो कि ये तो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, तो कितनों की गर्लफ्रेंड बन के घूमती रहती है दिन भर। समझ रहे हैं आप, ये सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है तो कितनों की गर्लफ्रेंड बन के घूमती रहती है। तो ये सब चीजें अगर ऐसे कोई आर्ग्यूमेंट्स अगर कोई वकील देता है, अरे यार क्या हो रहा है, तो वो सारे आर्ग्यूमेंट रिलेवेंट है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है इसमें? यही कह रहा है सेक्शन 53A, एविडेंस ऑफ कैरेक्टर ऑफ प्रीवियस सेक्सुअल। 53A कब आया? मेरे बुक में नहीं है। 53A कब आया? मैम मेरे आपकी बुक में पुरानी नहीं होगी, है। 2013 में आया। 2013 वो हाँ पराशर सर। हाँ जी सर ये सवाल पूछा भी गया है कि ये डेट तक पूछी गई है कि ये अमेंडमेंट कब आया था, तो आई थिंक ये इम्पोर्टेंट डेट है 3/2/2013। सर ये प्लीज नोट डाउन। मैं भी कर लेता हूँ, एक मिनट। हाँ सर 2013। 2013। हाँ ये निर्भया केस से आया था। थैंक यू। ओके, निर्भया केस के बाद आए थे ना। The Justice Burma committee द्वारा implement this thing actually. ओके, आप लोगों को 53A। अच्छा सर ये कौन से उसमें पूछा गया था, कौन से स्टेट में? सर ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाया हूँ तो सर मुझे याद आ रहा है कि ये पूछा गया है सर। तो क्योंकि सर उधर ही 2014-15 के क्वेश्चन पेपर्स में बहुत पूछा गया था। तो सर ये 100% फिर दिल्ली में नहीं आया होगा। जी अब जहाँ भी आया होगा सर, आई डोंट नो जी। नहीं, मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो चांसेस लग रहे हैं, अगर निर्भया के केस के बाद आया तो ये नहीं आएगा। जी सर। ये सर में आता हूँ निर्भया केस। सर इसमें एक पराशर सर। जी सर एक तो मेरा क्वेश्चन है सेक्शन 52 से है सर। सर जो 52 में जो लास्ट लाइन लिखी हुई है, एक्सेप्ट इन so far as such character appears from facts otherwise relevant। तो सर ये इसको थोड़ा अगर क्लियर कर पाए तो अच्छा होगा सर। इसमें वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आप सिर्फ बोल के किसी के कैरेक्टर को आप वो कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं किसी को, तो वो इररिलेवेंट है। लेकिन आप उसी केस में उसके आधे एक्ट से ही अगर ये शो कर देते हैं कि सर इतना काम जब इसने कर दिया था और ये प्रूव हो चुका है
तो इसके बाद वाला भी इसी ने करा होगा, और तो कोई ऑप्शन बचता नहीं है हमारे पास, किसी और की करने की संभावना नहीं है। जैसे कि मान लीजिए, जैसे सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, कोई बहुत ज्यादा शरीफ इंसान है, ठीक है, मतलब इसकी रेपुटेशन है शराफत की, कोई नेता है बहुत ज्यादा शरीफ है, तो वो और किसी गवर्नमेंट के उसमें से कोई वो गायब हो जाता है, सपोज कोई डॉक्यूमेंट, कोई गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में से किसी ऑफिस में से कोई डॉक्यूमेंट गायब हो जाता है जो उसी से रिलेटेड है, और उस केस से रिलेटेड है जिसके जो है, तो जो अपोजिट वकील है वो इस नेता को या इस शरीफ इंसान को बदनाम करना चाह रहा है, तो कोर्ट कहेगी कोई आप बातें मत करो, खाली स्टेटमेंट मत दो, आप कुछ एविडेंस दो, तभी हम माने आपकी बात को, नहीं तो इररिलेवेंट है आपकी बातें, तो अगर आप इसको बदनाम कर रहे हैं तो वो क्या प्रूफ दे देगा कि सर मैम देखिए रात के 12 बजे इस व्यक्ति की मोबाइल की लोकेशन उस डिपार्टमेंट के आसपास शो कर रहा है। ओके ओके सर, है ना जी। और ये उसी रात में गायब हुआ है, हाँ, शाम तक तो था वहाँ पे, रात में गायब हो गया, और खिड़की विड़की टूटी मिली थी, कुछ खुली मिली थी, तो ये क्या है सर? अब क्या हुआ कि अभी तक तो कोर्ट्स ध्यान ही नहीं दे रही थी कि वो वकील कह रहा था कि सर इसी ने किया, इसका कैरेक्टर भी ऐसा है, तो कोर्ट कहेगी नहीं ये आप बोल के कह रहे हैं ये रिलेवेंट है, आप मुझे साथ में कुछ सपोर्टिव एविडेंस लेकर आओ, तब मैं रिलेवेंट मानेंगे आपको। हाँ। तो जब उसके मोबाइल की लोकेशन वाली बात, ये जो फैक्ट है, जब उस वकील ने पेश किया कोर्ट में, तो उस फैक्ट को रिलेवेंट मान लिया, और उस फैक्ट्स के बेसिस पे उसका कैरेक्टर डाउटफुल हो गया। ओके ओके, है ना? जी जी। कितनी हो गया हमारा? 54 पढ़ते ही सर, माइक बंद कर लीजिए, आपका साउंड आ रहा है। ओके ओके ओके। ये आप मेरे ख्याल से कूलर के सामने बैठे ना, तो हवा की आवाज आ रही है सामने। चलिए 54 करते हैं हम लोग। प्रीवियस बैड कैरेक्टर नॉट रिलेवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई। अब क्या होगा कि अगर देखिए प्रीवियस बैड कैरेक्टर नॉट रिलेवेंट, विनय सर ये समझाइए आप जरा, मैं आता हूँ पानी पी के, तब तक आप लोग पढ़िए, सब लोग पढ़िए, कोई समझाएगा और बता दीजिए। Previous bad character not relevant except in reply. In criminal proceedings, the fact that the accused person has a bad character is irrelevant unless evidence has been given that he has a good character, in which case it becomes relevant. तो क्या है कि अभी मतलब उन्होंने बोला कि क्रिमिनल केस में गुड कैरेक्टर तो रिलेवेंट है, लेकिन बैड कैरेक्टर यहाँ पे फिर 51 में बैड कैरेक्टर की बात कर रहे हैं कि वो जो है इररिलेवेंट हो जाएगा, एक्सेप्ट मींस उस कंडीशन में जब कोई एविडेंस हैज बीन गिवन दैट ही हैज अ गुड कैरेक्टर, मतलब उनको कोई एविडेंस दिया गया है उनके गुड कैरेक्टर से रिलेटेड, इन विच इट बिकम्स रिलेवेंट, तो उसके रिप्लाई देने के लिए वो रिलेवेंट हो जाता है, तब वो बैड कैरेक्टर रिलेवेंट हो जाएगा। जैसे कि उन्होंने मतलब गुड कैरेक्टर दिया कि हाँ ये जो है ये चला मतलब बहुत सारे एज ही सेड की ऑर्फनेज है और स्कूल्स है, बहुत सारी चीजें चलाते हैं, ये गुड कैरेक्टर के लिए दिया। अब जो दूसरे एडवोकेट है अगेंस्ट में है, वो जो है इस बैड कैरेक्टर को कंट्राडिक्ट करने के लिए, अगर उनके गुड कैरेक्टर को कंट्राडिक्ट करने के लिए उनके पास कोई ऐसा एविडेंस है जो शो करता है उनका बैड कैरेक्टर, तब वो बैड कैरेक्टर रिलेवेंट हो जाएगा टू रिप्लाई। हाँ जी, हाँ जी, देखिए हमने ऊपर पढ़ा कि गुड कंडक्टर तो रिलेवेंट है इन क्रिमिनल केसेस, ठीक है, सेक्शन 53 में पढ़ा हमने कि क्रिमिनल केसेस में पुराना गुड कैरेक्टर तो रिलेवेंट है। इसका मतलब क्या है कि गुड कैरेक्टर रिलेवेंट है, मतलब बैड कैरेक्टर रिलेवेंट नहीं है। अगर आप किसी का बैड कैरेक्टर प्रूव करके फिर उसका ऑफेंस प्रूव करना चाहें तो वो रिलेवेंट नहीं होगा, ठीक, लेकिन गुड कैरेक्टर तो रिलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको उसके पीछे का लॉजिक बताया कि क्या लॉ करना चाहता है कि अगर एक इनोसेंट ना फंसे, भले ही 100 गुनहगार छूट जाए, ठीक है। लेकिन एक केस होता है जब प्रीवियसली बैड कैरेक्टर भी रिलेवेंट बन जाता है किसी क्रिमिनल केस में। वो कब होगा? वो तभी होगा जब जो उसका जो सपोर्टिव जो वकील है, उस एक्यूज का सपोर्ट का जो वकील है,
वो उसकी तारीफ पे तारीफ करी जा रहा है कोर्ट में, कह रहा है अरे नहीं सर ये तो बहुत शरीफ इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, ये है वो है। तो जब ये बात आएगा तब अपोजिट जो वकील होगा वो कहेगा भैया ये तो तारीफ पे तारीफ करी जा रहा है, ये तो कोर्ट को मैनिपुलेट कर देगा, नहीं तो ऐसे। तो तब वो उसके खिलाफ बैड कैरेक्टर के एविडेंसेस ला सकता है अपने डिफेंस में, ठीक है। क्यों? जब तक नहीं लेकर आएगा, जब तक कि वो गुड कैरेक्टर साबित करने के लिए एविडेंस दे रहा है, तो गुड कैरेक्टर तो दे सकते हैं ना हम लोग, गुड कैरेक्टर के लिए तो परमिशन दे रहा है हमें सेक्शन, कौन सा दे रहा है? $53 दे रहा है। तो गुड कैरेक्टर की परमिशन जब उसका सपोर्टिव वकील देगा, उसके फेवर का वकील देगा क्लाइंट के अपना, तो अपोजिट पार्टी का वकील क्या करेगा? कोर्ट को क्या मानने देगा कि हाँ भाई अच्छा है, ये ओपिनियन कोर्ट को बनाने देगा क्या? नहीं। अगर वो गुड कैरेक्टर ला रहा है तब वो बैड कैरेक्टर के अपने एविडेंसेस ला सकता है या स्टेटमेंट दे सकता है, ठीक है। तो इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स द फैक्ट दैट द एक्यूज्ड पर्सन हैड अ बैड कैरेक्टर इज इररिलेवेंट। तो वैसे तो बैड कैरेक्टर के फैक्ट ला के देना किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में इररिलेवेंट है, लेकिन unless evidence has been given that he has a character, in which case it becomes relevant। लेकिन अगर एविडेंस ये दिए जा रहे हो अपोजिट वकील की तरफ से, उस एक्यूज के वकील की तरफ से कि नहीं सर इसका कैरेक्टर तो अच्छा है, इसका कुछ कैरेक्टर है समाज में, इसकी कुछ रेपुटेशन है समाज में, तब उसके अगेंस्ट तब ही ला सकता है वो, ठीक है। अपने पहले लेकर नहीं आएगा, लेकिन अगर गुड कैरेक्टर के दिए जा रहे हैं तब उसको काटने के लिए वो लेके आ सकता है, बैलेंस बनाने के लिए अपने बैड कैरेक्टर के फैक्ट्स। लेकिन इसका एक एक्सप्लेनेशन है, वो क्या कहता है, दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू केसेस इन विच द बैड कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज itself a fact in issue. This section does not apply to cases in which the bad character of any person is itself a fact in issue. जब यही साबित होना है कोर्ट में कि भाई ये अच्छा इंसान है कि बुरा इंसान है, यही फैक्ट इन इशू है, यही मुद्दा है जिसके बीच में दोनों पार्टियों के बीच में आर्गुमेंट होना है, तब ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा वहां पर, क्योंकि दोनों को ही तो ये प्रूव करना है ना। एक पार्टी कह रही है कि ये बैड कैरेक्टर है, एक पार्टी कह रही है गुड कैरेक्टर है, तो ये सेक्शन बनता ही नहीं है। ये सेक्शन तो तब बनेगा ना जब एक गुड पार्टी गुड कैरेक्टर प्रूव कर रही है, तो उसको अपने बैलेंस बनाने के लिए, अपने फेवर में करने के लिए ओपिनियन जज के वो बैड कैरेक्टर के लाके देगा एविडेंस या फैक्ट्स। एक्सप्लेनेशन 2 कहता है अ प्रीवियस कन्विक्शन इज रिलीवेंट एज एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर। तो जो मैंने एग्जांपल दिया था इसने मुझे ही काट दिया कि बैड कैरेक्टर बाय रेपुटेशन, बैड कैरेक्टर बाय हॉबीज, वो सब इररिलेवेंट है। लेकिन एक जो अगर उसे कन्विक्टेड हो चुका है, जब कोर्ट ने मान लिया उसको कि भाई पहले कन्विक्शन हो चुकी है उसकी बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, तो वो एविडेंस, वो कन्विक्शन, प्रीवियस कन्विक्शन उसकी, वो एक रिलेवेंट एविडेंस बन जाएगा अगर कभी नौबत आई कि उसका बैड कैरेक्टर प्रूव करना है आपको। लेकिन आप ये देंगे कब? ये तभी देंगे जब उसका क्लाइंट का जो वकील है वो उसका गुड कैरेक्टर पे प्रूव करे जा रहा है बार बार, तब सेक्शन 54 के अंडर आप उसकी प्रीवियस कन्विक्शन का जजमेंट आप एज अ एविडेंस प्रूव करने के लिए दे देंगे बैड कैरेक्टर उसका। इसमें देंगे सेक्शन 54 के एक्सप्लेनेशन 2 में, ठीक है। इसलिए आपने एक सेक्शन पढ़ा होगा सीआरपीसी में, हैबिचुअल ऑफेंडर, मुझे सेक्शन याद नहीं आ रहा। ज्ञान सर आपको पता है हैबिचुअल ऑफेंडर का सेक्शन कौन सा है सीआरपीसी में? सर इस समय याद नहीं आ रहा सर, लेकिन आई थिंक ये 110 में आई थिंक है सर, मैं देख लेता हूँ सर इसको। हैबिचुअल, हाँ सर है। हाँ जी, चलिए वो देखते हैं उसको बाद में, जब सीआरपीसी पढ़ेंगे तो उसको भी देख लेंगे एक बार। चलिए, तो अगर किसी को प्रूव करना है कि सर ये तो हैबिचुअल ऑफेंडर है और बैड कैरेक्टर का है, हैबिचुअल ऑफेंडर है, मतलब अगर आप ये प्रूव करते हैं कि हैबिचुअल ऑफेंडर है या कुछ भी है, तो आप बस खाली पुराने जजमेंट का सर्टिफिकेट ले आए उसको, ठीक है। और वो किस में लेकर आएंगे? 54 एक्सप्लेनेशन 2 में या सेक्शन 54 में आप ला सकते हैं। तो इससे उसका बैड कैरेक्टर शो हो जाएगा। अगर हैबिचुअल ऑफेंडर या प्रीवियस कन्विक्शन आपने शो कर दी तो बैड कैरेक्टर अपने आप ही प्रूव हो जाएगा। चलिए, अब आता है 55 सेक्शन, जो थोड़ा सा अलग हटके है इन सबसे,
जो आप पढ़ेंगे पहली बार में आपको कुछ और समझ में आएगा, लेकिन इसका मीनिंग कुछ और है। किसी का माइक खुला? सर सर मेरा खुला ज्ञान बोल रहा हूँ सर। हाँ जी, हाँ जी। एक क्वेश्चन ये है, एक्सप्लेनेशन नंबर 1 को सर एक बार और क्लियर थोड़ा कर दें। Does not apply to cases in which the bad character of any person is itself a fact in issue. सर देखिए, आप 54 सेक्शन की सिचुएशन समझिए। 54 तब एक्टिवेट होगा, तब अप्लाई कर सकते हैं आप, इसका इस्तेमाल तब कर सकते हैं जब सामने वाला उसका गुड कैरेक्टर का एविडेंस दे रहा हो। बात समझ रहे हैं आप? ये सेक्शन नहीं तो यूजलेस है आपके लिए। ये तभी ये आपके लिए काम आएगा जब सामने वाला गुड कैरेक्टर का फैक्ट या एविडेंस दे चुका हो। अगर उसने नहीं दिया तो आप इसका चाह के भी इस्तेमाल नहीं कर सकते कभी भी। ये एक्टिवेट ही तभी होगा जब सामने वाला गुड कैरेक्टर का एविडेंस दे चुका हो, कोर्ट में दे रहा हो वकील। तो उसी बात में एक्सप्लेनेशन 1 कहता है, दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू केसेस इन विच द बैड कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज इटसेल्फ अ फैक्ट इन इशू। लेकिन तब क्या होगा जब बैड कैरेक्टर, उसका कैरेक्टर ही उसका पूरी डिबेट का और आर्ग्यूमेंट्स का मुद्दा है, फैक्ट इन इशू है। और 54 क्या कहता है कि भाई केस तो कुछ और चल रहा है, लेकिन जो एक्यूज्ड है उसके फेवर में गुड कैरेक्टर दे रहा है कोई, तब ही आप इस सेक्शन का यूज कर सकते हैं अपना बैड कैरेक्टर देने के एविडेंस देने में। सर अगर आप इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझा पाए तो और क्लियर अच्छा हो जाएगा सर, अगर थोड़ा बता दें एग्जांपल। जी सर, अगर देखिए एग्जांपल अगर मैं बनाना चाहूँ इसका, तो मान लीजिए कोई अगर केस ही उस पर यह है कि हैबिचुअल ऑफेंडर, विनय सर वो कौन सा सेक्शन है आईपीसी का? हैबिचुअल ऑफेंडर के बारे में कहता है वो ई है ना, 176 ई है आई थिंक, सॉरी 5 वो तो सर 376 से रिलेटेड है सर, वो अलग है। नहीं, मैं तो एक एग्जांपल ले रहा हूँ सर। अगर उस पर चार्ज ही अगर 376 ई का लगा है, हाँ, मैं एक मतलब एग्जांपल बनाकर मैं इनको सर को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं बना रहा हूँ। 376 ई था ना? हाँ देख लेते हैं, वही था। हैबिचुअल ऑफेंडर ऑफ रेप था। यस सर, राइट सर, यू आर राइट। पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर्स, बट वो 376 से रिलेटेड। हाँ, वो देखिए वो उसकी बात नहीं हो रही, वो ऑफेंस क्या है। हाँ। लेकिन मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि केस ही यही है कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर है या नहीं। अगर हैबिचुअल ऑफेंडर अगर आपने प्रूव कर दिया तो आप ये प्रूव कर सकते हैं कि ये वाला ऑफेंस भी इसने किया होगा, मान लीजिए एक बार को। तो फैक्ट इन इशू यही है कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर है या नहीं। तो सर अगर हैबिचुअल ऑफेंडर है या नहीं ये चीज कोर्ट में केस चल रहा है, तो 54 कैसे लग जाएगा? 54 तब लगेगा जब केस कुछ और चल रहा होता और ये हैबिचुअल ऑफेंडर है या नहीं, तो दूसरा वाला उसके फेवर में गुड कैरेक्टर का एविडेंस लेकर आ रहा होता। ठीक है। और अगर ये फैक्ट इन इशू है ही नहीं और तभी उसके ऊपर तो खाली एक आरोप लगा है, हैबिचुअल ऑफेंडर की बात ही नहीं हो रही, तब क्या होगा? तब अगर जब वो जो लॉयर है उसके फेवर में अगर गुड कैरेक्टर का सर्टिफिकेट दे रहा है, तभी वो बैड कैरेक्टर का सर्टिफिकेट जमा कर सकता है। एग्जांपल सर मैं एक बार अपनी बुक में देखता हूँ और थोड़ा अच्छा से मिल जाएगा। हाँ किसी और की बुक में हो तो बताइए। हाँ सर, पराशर सर। जी बताइए सर। ये कह रहे थे जैसे फॉर एग्जांपल मैं रिपीट जो मैं देखा हूँ 376 ई में जो एक वर्ड यूज हुआ है रिपीट, यानी अगर इन केस ऑफ अगर वो रेप के केस में दोबारा करता है तो उसमें 376 ही उसमें अप्लाई होती है सर। तो सर अगर जैसे केस चल रहा है कि इसने रेप किया है तो उसका कैरेक्टर इसमें दिया जा सकता है, यही एक फैक्ट इन इशू है ना सर, ये रेप किया है कि नहीं किया है, यही मतलब एक आर्गुमेंट का पॉइंट है ना सर, इसमें फैक्ट इन इशू है सर। 54 में हम देख रहे हैं सर। अब सर मेरा क्वेश्चन समझ गया सर क्या है सर? सर क्वेश्चन तो मैं समझ गया हूँ, लेकिन मुझे कोई एग्जांपल ऐसा नहीं मिल रहा जिसमें बैड कैरेक्टर ही इशू हो, डायरेक्ट फैक्ट इन इशू हो। सर
सर जो मेरा जो थोड़ा आइडिया काम कर रहा है, ये कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई एक पर्सन है एक्यूज का चार्ज, वो एक्यूज कर रहे हैं सर, रेप का चार्ज लगा हुआ है सर, और उससे रेप, पहले हाँ। भी वो रेप के हाँ हो चुका है रेप का, तो इसका ये सपोज कैरेक्टर सपोज उससे पहले भी वो 2 बार कन्विक्ट हो चुका हो 2 रेप के लिए, सपोज 2 हाँ रेप के हाँ लिए एक बार में जी एक ही ट्रायल में कन्विक्ट हो गया हाँ हो। ठीक है। हाँ ये हाँ, अब या डिफरेंट ट्रायल में या एक ही ट्रायल में, वो बात अलग है सर। लेकिन मतलब क्या यहाँ पे ये पॉइंट फैक्ट इन इशू हो जाए कि ये रेपिस्ट है या नहीं है, ये पॉइंट वाला जो है फैक्ट इन इशू ये है सर, जो मेरे हिसाब से है। क्या यहाँ पे इसको हम उठा सकते हैं? सर हाँ, कर तो सकते हैं, लेकिन अगर आपने बोला ना डिफरेंट ट्रायल में, तो मान लीजिए रेप करने की सजा 10-10 साल भी हुई, तो 20 साल बाद उसमें बचेगा क्या तीसरा रेप करने के लिए? अब राम रहीम हो तो बात अलग है। चलिए हेलो। सर, मैं नहीं नहीं सर, हाँ जी, हाँ सर हाँ हेलो जी जी सर, मैम यही बताइए। जी एग्जाम्पल बोलिए। ले लीजिए, वही रेप का ही ले लो। वहां जी पर जी फैक्ट इन इशू रेप हुआ है कि नहीं है, अगर हुआ है तो वही आदमी किया है कि नहीं है। हाँ हाँ वो हाँ जी यहाँ पर फैक्ट वही इन इशू आदमी, होता है रेप रेप हाँ और जी जी वही आदमी ने किया है कि नहीं है। तो कई लोग आते जी हैं, हाँ इसका नेचर और कैरेक्टर ऐसा ऐसा है, और हम्म वो कई आदमी आते हैं नहीं गुड कैरेक्टर के बारे में बोलते हैं और बैड कैरेक्टर के बारे में बोलते हैं। तो वहां पर उसका कैरेक्टर इशू नहीं हुआ, उसका वहां पर फैक्ट इन इशू हुआ, रेप हुआ है कि नहीं है। अगर हुआ है तो वही आदमी ने किया है कि नहीं है, वो प्रूफ करना है। और एक जन जाता है पुलिस के सामने कंप्लेंट करता है कि एक आदमी ऐसा है जो कि गांव की सारे लड़कियों को छेड़खानी करता है। वहां पर हाँ उसका कैरेक्टर आता है, हाँ, सही छेड़खानी बात करता है। है, क्राइम नहीं हुआ है, वो छेड़खानी करता है, मतलब उसका कैरेक्टर ही ऐसा है कि जो भी लड़की को देखो वो छेड़खानी करता है। जी जी वहां जी पर ये वाला सेक्शन लागू नहीं होगा, क्योंकि वहां पर उसका जी कैरेक्टर ही इशू हो गया। ओके। अच्छा अच्छा, तो मैं शायद यानी गलत उसके हो। एक, नहीं 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 ठीक है, मतलब कोशिश की आपने, मतलब एक तरीके से एक आदमी को पर्टिकुलर जो जनरल ओपिनियन गांव में जैसे फैल गई कि ये लड़का, ये आदमी एक बैड कैरेक्टर का है और लड़कियों को छेड़ता है या कुछ भी होता है, तो यानी उस आदमी का कैरेक्टर ही उससे फैक्ट इन इशू हो जाएगा यहाँ पे। Yes. एम आई और राइट या रॉन्ग? हाँ हाँ जी, हाँ जी सर, एकदम सही। देखिए मैं बताता हूँ, इसी से मुझे मिल गया। एक मिनट एक मिनट। हाँ एक हमारे पास ऑफेंस है स्टॉकिंग, अगर आप लोगों ने सुना हो तो। हम्म हम्म 354D आईपीसी, सेक्शन 354 354 डी। स्टॉकिंग, जी स्टॉकिंग का मतलब होता है किसी वुमेन लड़की का पीछा करना। जी ठीक है। और 354 सी है, जी सपोज वॉचिंग कैप्चरिंग फोटोज ऑफ प्राइवेसी ऑफ अ वुमेन। हम्म ठीक है, अगर मान लीजिए चार्ज यही लगा हुआ है 354D का, अगर चार्ज लगा हुआ है किसी पे, तो ये तो डायरेक्ट उसके कैरेक्टर पे चार्ज है ना, ऑफेंस भी है ये एक, और ये कैरेक्टर भी शो कर रहा है उसका। ठीक है। हाँ तो उसमें साथ में अगर ये प्रूफ कर दें कि भाई ये पहले भी कई बार कर चुका है और हाँ इसी ने किया, तो उसका कैरेक्टर ही डायरेक्ट हाँ फैक्ट इन इशू हो गया है कि भाई ये लड़कियों का पीछा करता है और हुटिंग करता है और सीटी बजाता है और ये सब करता है। हम्म आ रही सर, क्लियर हो रहा है थोड़ा सा? देखिए ये बात तो मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि आप ये चीज़ समझ तो गए हैं, लेकिन हमें कैरेक्टर हम्म का कोई फैक्ट इन इशू है, इसका एग्जांपल नहीं मिल पा रहा है बस। सर इसमें मैं ये चाह रहा था ना कि एक जो इमेज जो है, जो माइंड पिक्चर है ना फैक्ट इन इश्यू हाँ वाला सर, हाँ जी हाँ वो जी। थोड़ा क्लियर हो जाता ना तो ये सेक्शन पूरा क्लियर हो जाता, क्योंकि ये मेन इशू मेरा यहीं फंस रहा, बाकी तो सब क्लियर है सर। जो फैक्ट इन इशू वाला तो जो मैडम ने बताया है, जो तो वो यही कह रहे थे ना जो पर्सन के बारे में, तो उससे हम्म कुछ उन्होंने अच्छा एग्जाम्पल दिया, उसे रिलेट करके कुछ पिक्चर क्लियर हो रही है। क्योंकि अक्सर हम्म। होता है ना कि घर में भी जैसे हम लोग बैठते हैं ना, तो ये काम किसने किया है, तो एक उसी ये लड़के क्या को होता पकड़ा जाता है जो है? अक्सर नालायकी करता है। सही बात है तो जो। पहले उसकी कुटाई होती है, उसके बाद उससे पूछा जाता है सही बात है। ये। हाँ चलिए तो हाँ, फिर मैं तो एक काम फिर करता हूँ, मैं इसके ऊपर है ना कोई कल आपको कोई अच्छा सा एग्जांपल लाकर यहाँ पे मैं डाल दूंगा, इसमें पिक डाल दूंगा ग्रुप पे, आप लोग देख लीजिएगा।
ओके ना, ओके सर, बाद में आके ठीक इसको है। एक बार डिस्कस भी कर लेंगे। चलिए एक लास्ट रह गया, स्कोर हाँ कर हाँ, लेते हैं जल्दी से। ओके। कैरेक्टर इज अफेक्टिंग डैमेजेस। देखिए यहाँ पे इसका मतलब कोई समझा सकता है? इस लाइन का मतलब मुझे खाली कैरेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेजेस, एकदम से कोई पढ़ेगा तो समझ में नहीं आएगा। सर इसको जहां तक मैं सर हम्म सर जहां तक मैं इसको समझा हूं कि जैसे ये मेनली ये होता है सिविल मैटर्स, यानी 52 से रिलेट करके इसको मैं बता रहा हूं कि अगर ये यहाँ पे कोई अगर आदमी डैमेज मांग रहा है, डैमेज मांग रहा है कोर्ट से, तो क्या करता है, तो डैमेज मांगने इस ग्राउंड पे कि उसका कैरेक्टर भी यहाँ रिलेवेंट हो जाएगा। अगर उसका कैरेक्टर अच्छा है तो डैमेज की वैल्यू ज्यादा हो, यानी अमाउंट हाँ ज्यादा हो जाएगी, और अगर कैरेक्टर बैड है तो हो सकता है अमाउंट कम कर दी जाए या ना के बराबर, मतलब कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। कैरेक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस सेक्शन। हाँ। अब मान लीजिए, सर देखिए हम क्या होता है। क्लियर? हाँ जी, बोलिए सर, बोलिए। फिर हाँ मतलब डिफेमेशन केस सर में ये ले मेरा सकते हैं। हाँ एक हाँ मिनट बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि डिफेमेशन सिविल मैटर में भी आता है। हाँ, हेलो। सिविल में ही आता है। हाँ सर, सिविल में ही आता है हाँ ज्यादातर। ठीक तो ठीक है। दोनों में जी, तो क्या होता है कि जैसे उसने भी कुछ कभी अखबार में जैसे न्यूज़पेपर में कुछ लाइनें दी या कोई लेटर लिखा है, कोई पोस्टर दीवार पे लगाया उसके बारे में, तो बदले में उसने भी लगाया। तो इस इन दोनों को रिलेट करके कुछ डैमेज कम हो सकते हैं, या मतलब यही सर है मेरा कहने का मतलब। यहाँ हम्म कैरेक्टर डिफाइन हो रहा है कि एक आदमी होता है वो हमेशा उसके बारे में गलत लोगों से कहता है, तो मतलब सर ये डिफेमेशन में रिलेट कर सकते हैं। चलिए। सर मैम तो क्लियर हो गया मैम? हाँ जी सर जी। ओके, ओके जी। एक बार और बोल देता हूँ मैं सबको जरा हाँ जी इस चीज। बिल्कुल। देखिए मान लीजिए अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूँ, सपोज इसमें बोल क्या रहा है, पहली बात तो वो ये बोल रहा है कि किसी भी सिविल केस में अगर किसी के ऊपर कोई केस लगा और वो केस मतलब जीत गया सपोज, तो उसके बाद में वो उसके खिलाफ कैरेक्टर का केस डालेगा कि इसने मेरी रेपुटेशन बदनाम करने के लिए मुझे एक गलत केस में फंसाया। जैसे कि मैं बोलूँ आपको कि धीरू भाई अंबानी के ऊपर कोई केस कर दे, किसी कहीं कहीं उसने प्रॉपर्टी लीज पर लेके कहीं कॉन्ट्रैक्ट पे लेके कहीं टावर वावर लगवाए थे, या कहीं कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री खोल दी थी, धीरू भाई अंबानी कह रहा हूँ, सॉरी अनिल अंबानी। और बाद में क्या हुआ कि बाद में उसी जो उस प्रॉपर्टी का मालिक था जिसने पट्टे लीज पे दी थी उसको, तो उसने कुछ केस कर दिया, आपस में कुछ इशू थे, केस कर दिया और केस कुछ झूठा बना के कर दिया, और किसी वजह से उस अनिल अंबानी को 2 रात के लिए जेल में रहना पड़ा। सपोज मान लीजिए, ऐसा प्रेज्यूम कर लीजिए, ठीक है। तो उसको जब उसने केस कर दिया तो भाई दुनिया में हल्ला मच गया कि भाई धीरू भाई अंबानी 2 दिन के लिए जेल में रहे। धीरू भाई अंबानी के खिलाफ केस हो गया, वो दो दिन के लिए 2 रातें उन्होंने जेल में काटनी पड़ी उनको, ठीक है। तो पूरी दुनिया में हल्ला मच जाएगा एकदम। सपोज फिर क्या होगा कि वो धीरू भाई अनिल अंबानी के जो वकील हैं वो लोग साबित कर देंगे कि ये केस झूठा है, और जो जजमेंट आता है वो जजमेंट में भी ये चीज साफ साफ लिखा गया है कि ऐसा कोई केस इन पे नहीं बनता। जो प्लेंटिफ का जो प्लान था ये फेक था, इसके कॉज ऑफ एक्शन सही नहीं थे, सब फर्जी थे। तो इस बेसिस पे, इस जजमेंट की बेसिस पे अब धीरू भाई अंबानी केस कर सकता है कोर्ट में कि मेरे कैरेक्टर को इसने खराब करने की कोशिश करी, मेरी रेपुटेशन पे डैमेजेस हुए, तो अब मुझे इसका रिलीफ चाहिए, ठीक है। तो अब क्या होगा कि कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि भाई आपकी रेपुटेशन समाज में कितनी है और उसका डैमेजेस कितना बनता है। तो इसके लिए जो अनिल अंबानी का जो लॉयर होगा उसको एविडेंसेस देने पड़ेंगे कि भाई ये शख्सियत आइकॉन है पूरे इंडिया की और पूरे वर्ल्ड में फेमस है। बात समझ रहे हैं आप लोग? एग्जाम्पल सही बैठ रहा है, देखिए एकदम। तो वो एविडेंस, वो फैक्ट्स जो उसके कैरेक्टर के डैमेजेस का अमाउंट कैलकुलेट करने में हेल्प कर रहे हो, वो फैक्ट्स रिलीवेंट होंगे सेक्शन 55 में, ठीक है। यहाँ कैरेक्टर रिलीवेंट नहीं है, आप बात समझिए ना, डैमेजेस रिलीवेंट है, ये रिलीवेंट नहीं है। वो फैक्ट्स जो उसके कैरेक्टर के डैमेजेस को कैलकुलेट करने में हेल्प कर रहे हैं, वो फैक्ट्स रिलीवेंट होंगे सेक्शन 55 में।
ठीक है ना, समझ में आ गया आप लोगों को? सिर्फ किसी को डिफेम करने के लिए अगर केस डाला गया, सिविल केस डाला गया, तो वो जब डिफेमेशन का केस करेगा तो 55 सेक्शन के अंदर, एविडेंस के अंदर, वो अपने फैक्ट्स के साथ एविडेंस प्रूव करेगा कि भाई मेरी समाज में क्या रेपुटेशन है, उसको प्रूव करना होगा। तो सेक्शन 55 की हेल्प से करेगा वो, 55 का सपोर्ट लेगा वो हेल्प करने के लिए। और 55 कहता है कि कोई भी ऐसे फैक्ट्स जो किसी कैरेक्टर के डैमेजेस का अमाउंट को कैलकुलेट करने में हेल्प कर रहे हो, वो फैक्ट्स रिलीवेंट हो जाएंगे अंडर सेक्शन 55 ऑफ एविडेंस एक्ट। ठीक है, मनीष सर क्लियर हो गया आपको? हाँ सर। ठीक है, आदेश कुमार सर क्लियर हो गया आपको? आदेश कुमार टाटू सर? यस सर, क्लियर हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं कहीं पे? कुछ पूछना हो किसी में? चलिए, मैडम आपको कुछ कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, सर आपको ज्ञान सर? हेलो ज्ञान सर, बताइए। सर क्लियर है। सर कैसा लगा आपको सेशन आज का? सर फैंटास्टिक। थैंक यू सर, थैंक यू। राजेश कुमार जी सर, आपको कैसा, मतलब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर। विनय सर? नहीं सर, क्लियर है बहुत ही अच्छे से। चलिए, तो सर हमारा 55 तक कंप्लीट हो गया है। इसमें ये जो हेलो सर। जी सर। सर जितने भी पार्टिसिपेंट है काफी एक्टिव है सर। सर बहुत अच्छा लगा आप लोग से जुड़ के। सर सब लोग बराबर हैं यहाँ पे, एक दूसरे की हेल्प करते हैं चीजों को समझने में और याद करने में, है ना? यहाँ पे सर हाँ हम लोग हेलो जी मैम। हेलो हाँ जी मैम। सर, मेंटर एक्टिव है तो पार्टिसिपेंट्स भी एक्टिव ही हो गए। अरे मैम यस यस। और सर स्पेशली जो विनय सर हैं उनकी आवाज काफी अच्छी है सर, अभी आपने थोड़ा समय दिया, काफी अच्छा। थैंक यू सर एवरीवन एक्टिव पार्टिसिपेट। थैंक यू सो मच। कल 3 वेलकम सर वेलकम। 3 इनकी सर सर हंसी भी 3 बजे बहुत प्यारी है विनय सर। हाँ सर, डेली 3 o'clock 3 PM डेली। मैं कह रहा हूँ सर, विनय सर की हंसी भी बहुत प्यारी है, वो स्माइल बहुत प्यारी है इनकी। सर केवल अभी कि चावल का एक दाने से पता लग गया कि इंसान कैसा, आवाज अच्छी है तो बाकी सब अच्छा है सर। प्रिज्यूम है ना सर, अभी आपने बताया है ना, सेक्शन अभी जस्ट पढ़ाया ही है जी। ओके सर। तो सर ये भी एक फैक्ट है, रिलीवेंट फैक्ट है कि इनकी आवाज की हेल्प से आपने प्रूव कर रहे हैं आप। चलिए यस सर। ओके सर। तो देखिए आप लोग सेक्शन 45 को याद रखना है, 45A याद हो जाएगा अगर 45 आपको याद है। 45 याद कर लिया, 46 भी उसी के बेसिस पर है कि उसके रिलेटेड फैक्ट्स भी इम्पोर्टेंट होंगे, रिलीवेंट होंगे। फिर 47 याद किया था हमने, 47 के बाद 47 अगर याद हो गया आपको तो 47A भी उसी से रिलेटेड है, साथ में ही है, कंबाइन करके याद करेंगे दोनों को ज्वाइन करके। उसके बाद 48 और सेक्शन 13, सेक्शन 48 सेक्शन 13 दोनों को एक संग याद रखेंगे, दोनों में डिफरेंस याद रखेंगे, क्या फ़र्क है दोनों में। एक ओपिनियन के बारे में बता रहा है कि ओपिनियन रिलीवेंट होगी राइट एंड कस्टम के बारे में, एक फैक्ट्स रिलीवेंट होंगे राइट एंड कस्टम के बारे में, सेक्शन 13 बता रहे हैं हमको। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने किया था 49 यूसेजेस। इसको आप एग्जाम्पल याद रख लेंगे अपनी करम कल्ला पत्ता गोभी, जो भी जैसे भी आपको याद रखना हो कि किसी वर्ड का यूज करना, उसका मीनिंग अलग अलग जगहों पे डिफरेंट भी हो सकता है, तो उनको रिलीवेंट हम कैसे उनको प्रूफ करेंगे। तो जो लोग उन वर्ड्स के मीनिंग से अच्छी तरीके से एक्वाइंटेड हैं उनको हम लाएंगे, उनकी ओपिनियन कोर्ट में दिलवाएंगे और अपनी बात को प्रूफ कर लेंगे और उस केस को अपने फेवर में प्रूफ करवा सकते हैं हम कोर्ट से 49 सेक्शन की हेल्प से। उसके बाद हम लोगों ने किया था सेक्शन 50, जो कि बहुत ही अनोखा सा सेक्शन है, काफी सिंपल है, ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप व्हेन रिलीवेंट।
ठीक है। और अगर एक मैरिज की बात आती है तो ये जो है सफिशिएंट प्रूफ नहीं माना जाता अगर कोई ओपिनियन दे रहे हैं तो, लेकिन बाकी सब में ओपिनियन रिलीवेंट मान ली जाएगी। सेक्शन 51 ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन व्हेन रिलीवेंट। ठीक है, कोई भी पर्सन की अगर कोई ओपिनियन दे रहा है तो किस बेसिस पे दे रहा है ये भी उसको बताना पड़ता है। या क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा तो भाई अपने आप ही बताना पड़ेगा ना चाहते हुए। चलो कैरेक्टर की बात आती है। कैरेक्टर के ऊपर है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस एंड मोस्ट कंफ्यूजिंग सेक्शंस, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि गुड कैरेक्टर कब चलेगा, बैड कैरेक्टर कब चलेगा, एविडेंस गुड कैरेक्टर के कब दे सकते हैं और कब बैड कैरेक्टर के एविडेंस दे सकते हैं। तो बैड कैरेक्टर के जो एविडेंस आप दे सकते हैं सिर्फ एक सेक्शन में दे सकते हैं, वो है सेक्शन 54। उसमें भी उसको एक्टिवेट करने के लिए एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि जब अपोजिट वकील गुड कैरेक्टर का सर्टिफिकेट दे रहा हो तब आप तुरंत चिपक जाएंगे सेक्शन 54 से। ठीक है, तो 52, 53, 52 कह रहा है सिविल केसेस में, 52 बता रहा है क्रिमिनल केसेस में, और 54 मैंने बता ही दिया आपको। 53 ए भी है हमारा, जो कि हमारा आया था 3/2/2013 के अमेंडमेंट में निर्भया केस के बाद। उसके बाद आया 54, बता ही चुका हूं मैं आपको। और 55 हमने जस्ट अभी भी किया कि अगर किसी का डैमेजेस अगर हो गया है, डिफेमेशन हुआ है, तो वो अपने कैरेक्टर के डैमेजेस के अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए अपनी रेपुटेशन को किन फैक्ट्स पे प्रूफ कर सकता है कोर्ट में, तो वो फैक्ट्स कब रिलीवेंट होंगे। अगर कोई ये कहता है कोर्ट में आके कि नहीं सर मैं तो बहुत अच्छा हूँ, सर मैं तो बहुत शरीफ हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, तो ये मौका कहने का खुद ही को एक्यूज को ये मौका कहने का कब मिलता है, एक्यूज नहीं सॉरी यहाँ पे तो प्लेंटिफ हो जाएगा या अपीलेंट आ जाएगा, कब मिल सकता है उसको, जब वो डिफेमेशन का केस डाला हो कोर्ट में। ठीक है, और जब उसने डिफेमेशन का केस डाला है तो वो अमाउंट डैमेजेस का अमाउंट कैलकुलेशन जब करना हो कोर्ट को, तो ये वो ये बताएगा कि मुझे 10 रुपये मिलने चाहिए, 10 रुपये का रिलीफ मिलना चाहिए अपोजिट पार्टी से डिफेमेशन का, या 10 लाख का मिलना चाहिए या 10 करोड़ का मिलना चाहिए। तो इन सबको कैलकुलेट करने के लिए वो फैक्ट ला कर देगा कि भाई मेरी इज्जत कितनी है समाज में। ठीक है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि किसी का अगर समाज में इज्जत कम हो चुकी है तो पैसों से उसकी भरपाई कभी हो सकती है। लेकिन भाई कानून है, कानून सेंसिटिविटी नहीं समझता, वो तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है अपना, उसको तो कैसे भी भरपाई करनी है, तो वो पैसे से ही करना चाहेगा, या हो सकता है कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता हो। लेकिन इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है, और कल हम पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारा पार्ट 2, चैप्टर 3, फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूफ। अब यहाँ से आपका असली एविडेंस शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कल करते हैं। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं इसी टाइम पे। माइक खोल लीजिए आप सब लोग। ओके सर, बाय सर, हैव अ नाइस डे। बाय सर, सेम टू गुड डे सर, बाय। गुड डे सर, गुड डे सर, गुड डे, वेरी गुड। गुड डे सर, बाय सर। बाय बाय बाय।